एपिसोड 284 विनोद का दिल टूट गया। अब तक आपने सुना कि अनाहिता अनीता से आज़ादी के बदले सारे सवाल पूछता है और सवाल का जवाब मिलने पर वह बताती है कि विनोद और अनीता दोनों में से कोई एक ही उस जगह को छोड़कर जा सकता है। अब आगे अनीता के कहने पर विनोद अपना दिमाग चलाने लगा और फाइनली उसने एक डिसीजन किया। वह अमेरिका में अनीता के सारे कामों को संभाल रहा था और अनीता से ज्यादा उसका नेटवर्क बड़ा था। अगर वह यहाँ से पहले चला गया तो जल्द से जल्द खुद को भी ठीक कर लेगा और किसी के साथ यहाँ आकर अनीता को भी बचा लेगा। और उसके अलावा उसकी चोटें बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी, उसे जल्द से जल्द इलाज करवाने की जरूरत थी। कुछ देर सोचने के बाद उसे भरोसा हो गया कि सबसे पहले उसे ही यहाँ से निकलना चाहिए, यही सबके लिए बेहतर होगा। तो उसने कहा, अनु पहले मुझे इस जगह से जाने दो। यह सुनते ही अनीता के एक्सप्रेशन डार्क हो गए और वह बोली, विनोद मैं तुम्हारे बारे में गलत थी, तुम इस वक्त पर भी सिर्फ अपने बारे में कैसे सोच सकते हो। ऐसी बात नहीं है अनु, ट्रस्ट करो मुझ पर, पहले मुझे यहाँ से जाने दो। विनोद सारी बातें एक्सप्लेन करना चाहता था मगर वह यह भी नहीं चाहता था कि अनाहिता को यह पता चले कि वह यहाँ से जाने के बाद किसी के साथ मिलकर अनीता को वह बचाने का प्लान कर रहा है। लेकिन अनीता बहुत ही सेल्फिश थी, वह इस बात पर भरोसा नहीं करना चाहती थी कि विनोद यह सब अपने लिए नहीं कर रहा है, वह यहाँ से जा सकती है, इसलिए वह विनोद को कभी यह मौका छीनने नहीं देगी। वह धीरे से हंसी और उसने अपने और विनोद के बीच में दूरी बनाते हुए अनाहिता की तरफ देखकर कहा, मैं ही थी वह जिसने तुम्हारे सवाल का जवाब दिया, तो क्या मुझे यहाँ से नहीं जाना चाहिए पहले। अनु, विनोद दर्द में चिल्लाया, हम लोग इतने वक्त से एक साथ हैं, तुम ऐसे वक्त पर मुझे भरोसा क्यों नहीं कर रही हो। तुम पर भरोसा? अनीता ने मजाक उड़ा दिए वाली नज़रों से उसे देखा और हंसते हुए बोली, तुमने पहले यहाँ से निकलने का आखिरी मौका लेने की कोशिश की और तुम चाहते हो कि मैं तुम पर भरोसा करूं। तुम्हें हमेशा लगता है कि तुम काइंड हार्टेड और समझदार हो, है ना। मैं, विनोद की आंखें लाल हो गई, क्या हम तुम्हें हमारे रिश्ते पर भरोसा नहीं है? क्या तुम फील नहीं करती कि मैं कितना तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार? हाँ हाँ हाँ, अनीता ने हंसते हुए कहा, हम दोनों एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे थे अपने अपने फायदे के लिए, तुम इसे प्यार कहते हो, जरूर तुम मजाक कर रहे होंगे। इस्तेमाल? विनोद की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने पूछा, क्या तुम यह कह रही हो कि तुम इतने सालों से मेरा इस्तेमाल करती आई थी। हाँ बिल्कुल, तुम और हिमेश मल्होत्रा दोनों ही मेरे लिए एक बराबर हो, मैं बस आदमी को इस्तेमाल कर रही थी वह हासिल करने के लिए जो मुझे चाहिए। कितने बड़े बेवकूफ हो तुम। अनु, अनीता, क्या तुम्हें मेरे साथ ऐसा करने का कोई हक था। जब अनीता ने विनोद से अपनी बात खत्म कर ली तो वह इस जगह से जाना चाहती थी। उसने इस सीधे अनाहिता से कहा, हमने डिसीजन ले लिया है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अनाहिता सामने कुर्सी पर बैठकर उनके बीच के इस अनएक्सपेक्टेड झगड़े को और बातों को देखकर एंटरटेन हो रही थी। जैसा कि उसे उम्मीद थी, अनीता एक शातिर औरत के अलावा और कुछ नहीं है। इस बारे में बात करें तो अनाहिता ने बिना किसी इमोशन के कहा, अगर तुमने पहले मुझे मेंशन में रहने दिया होता और बड़ा होने दिया हो तो अपने साथ, तो मुझे लगता है कि अब तक मैं तुमसे छुटकारा पा चुकी होती। यह सुनते ही अनीता की एक्सप्रेशन जम गए मगर उसने जवाब में कुछ नहीं कहा बल्कि पूछा, क्या मैं अब जा सकती हूँ। अनाहिता हाँ, मैं सर हिलाया और बोली, श्योर। अनीता पीछे मुड़ गई और उसे जगह से ऐसे भाग जैसे उसे डर हो कि अनाहिता अपना मन दोबारा बदल देगी। वह बिना एक नज़र विनोद की तरफ देख बाहर की तरफ भागे जा रही थी। विनोद तो ऐसा फील हो रहा था कि उसके धोखे से उसका दिल टुकड़ों में टूट रहा है और उससे खून बह रहा है। वह तुरंत जमीन पर गिर गया जैसे उसके शरीर की सारी एनर्जी खत्म हो गई हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बेवकूफ़ी पर हंसी या फिर रोए। अनीता, अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात है, इतने वक्त से मैं अंधा हो गया था तुम्हारे प्यार में। अनाहिता ने हंसते हुए कहा, विनोद कैसा फील हो रहा है उसे धोखा खाकर। विनोद गुस्से में कांप रहा था। उसने कहा, अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं उसे अपने हाथों से मार डालूंगा। क्या इत्तेफाक है यह रहा तुम्हारे पास मौका उसे मारने का। हैरानी में विनोद ने पूछा, क्या बोल रही हो तुम। जैसे ही विनोद ने यह बात खत्म की बाहर से अनीता की आवाज़ सुनाई देने लगी, जाने दो मुझे, क्या तुम लोग पागल हो गए हो, तुम्हारी मैडम ने मुझे छोड़ा है और अब तुम लोग मुझे फिर से पकड़ रहे हो, अभी के अभी मुझे छोड़ो। अनीता की कानों में चुभने वाली आवाज़ चारों तरफ गूंज रही थी। विनोद ने पीछे मुड़कर शौक में अनीता की तरफ देखा जिसे बॉडीगार्ड्स खींचते हुए अंदर लेकर आ रहे थे। गुस्से में कांपते हुए अनीता ने अनाहिता से पूछा, इस सब का क्या मतलब है, क्या तुम मुझे छोड़ने के लिए मान नहीं गई थी।
तुम अपनी बातों से पीछे कैसे हट सकती हो? अनीता के सामने जाकर अनाहिता खड़ी हो गई। अपने हाथ फोल्ड करते हुए उसने हंसते हुए कहा, हाँ मैं सच में तुम्हें यहाँ से जाने देने के लिए मान गई थी। तो फिर? लेकिन मैंने यह तो नहीं कहा था कि एक बार तुम्हें आज़ाद करने के बाद मैं तुम्हारा दोबारा नहीं पकड़ूंगी। अनीता ने अनाहिता की तरफ उंगली पॉइंट की और उसे गालियां देने लगी, जिसे सुनते ही रुद्राक्ष की एक्सप्रेशन डार्क हो गए। रुद्राक्ष के एक्सप्रेशन देखते ही उसके बॉडीगार्ड्स जो उसके साथ लंबे समय से थे वह मतलब समझ गए और तुरंत उन्होंने आगे आकर 2 तेज थप्पड़ अनीता के चेहरे पर दे मारे। वह बॉडीगार्ड कोई आम इंसान नहीं थे, उसे थप्पड़ का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था। यह एक पल के लिए अनीता की आंखों के सामने अंदर तेरा छा गया और उसके मुंह के साइड से खून निकलने लगा। उनके थप्पड़ का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि वह डायरेक्ट एक बहुत तेज आवाज के साथ जमीन पर जा गिरी और दर्द के मारे चिल्लाई। लेकिन उसे रिस्पांस में रुद्राक्ष की मजाक उड़ाने वाली आवाज सुनाई थी। इस दुनिया में सिर्फ 2 ही तरह के लोग हैं जो अनाहिता को डांट सकते हैं। पहले अभी तक इस दुनिया में आए नहीं हैं और दूसरे सारे मर चुके हैं। तुम बताओ कि तुम्हें कौन सी कैटेगरी में डाल दूं मैं? इस आवाज सुनकर सबकॉन्शियसली अनीता ने अपना सर उठाए तो उसकी नजरें रुद्राक्ष की नजरों से जा मिला। जब उसने रुद्राक्ष की आंखों में वह मर्डर इस इंटेंशन देखा तो वह डर के मारे कांप गई। उसने रुद्राक्ष को आज से पहले भी कई बार देखा था और रुद्राक्ष के चेहरे पर हमेशा ही एक खतरनाक एक्सप्रेशन होते थे, मगर इस वक्त जो उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई दे रहा था वह सबसे ज्यादा खतरनाक और डरावना था। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे रुद्राक्ष का डोमिनेटिंग ऑरा उसे यही मार देगा। अपने डर से काटते हुए अनीता को फाइनली विनोद की याद आई। विनोद, उसने अपनी आंखों में आंसू लेकर उसकी तरफ वह देखा, लेकिन विनोद चुपचाप वहीं जमीन पर बिना किसी एक्सप्रेशन के बैठे हुआ था। उसके लिए अब अनीता कोई मायने नहीं रखती थी। विनोद? अनीता हैरान हो गई तो विनोद ने हंसते हुए कहा, अनीता तुम्हें सिर्फ अपने आप को ही ब्लेम करना चाहिए इस तरह के हालातों में फंसने के लिए। उसकी बातें सुनकर अनीता बहुत बुरी तरह दुखी हो गई और इस वक्त से समझ में आया कि अब विनोद भी उसके साथ नहीं है। लेकिन उसके सारे बिजनेस, सारे पैसे जो उसने हिमेश मल्होत्रा से छुपाकर बनाए थे वह विनोद के नाम है। पहले उसने यह सब कुछ विनोद के नाम कर दिया और उसे मैनेज करने दिया ताकि सबका पता हिमेश मल्होत्रा को ना चले, जिसका नतीजा आज यह है कि वह पैसे अब उसके नहीं है। अगर विनोद ने ट्रांजैक्शन को अप्रूव नहीं किया तो वह उनमें से 1 रुपया तक नहीं निकाल सकती। अचानक से अनीता इस ख्याल से बहुत डर गई और उसने धीरे धीरे खिसक कर विनोद के पास जाते हुए उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर विनोद ने तुरंत उसका हाथ झटक दिया और कहा, अनीता आज और अभी से हमारे रास्ते अलग है। अपनी बात खत्म करने के बाद विनोद ने अपना हाथ उठाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे एक थप्पड़ मारा। भले ही उस थप्पड़ ने अनीता को फिजिकल नुकसान पहुंचा पर वह विनोद के लिए एक सिंबॉलिक था। वह सिंबल था कि अब वह अनीता के अंदर प्यार के जाल से बाहर आ चुका है। दर्द के मारे अनीता ने अपने चेहरे को पकड़ लिया। उसका चेहरा थप्पड़ों की वजह से सूज चुका था, लेकिन अभी उसके पास इन सब की फिक्र करने का वक्त नहीं था। उसने हैरानी में विनोद को घूरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? इतने सालों से वह विनोद की दुनिया थी और अब वह उसे पर हाथ उठा रहा है। अपने दांत पीसते हुए विनोद ने जवाब दिया, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें मार डालता। तुम? अपना मुंह खोलने के बावजूद भी अनीता के मुंह से कोई शब्द बाहर नहीं आए और वही विनोद खड़ा होकर धीरे धीरे अनाहिता की तरफ जाने लगा, लेकिन तुरंत ही रुद्राक्ष ने आकर दोनों के बीच में खड़ा हो गया और उन्हें ब्लॉक कर दिया। इस वक्त विनोद के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था और यही बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी अनाहिता को हर्ट करने की। भले ही विनोद को बहुत बुरी तरह चोट लगी थी और ना ही उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अनाहिता को नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन रुद्राक्ष किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं उठाना चाहता था। वह अनाहिता को किसी खतरे में नहीं डालने वाला था, लेकिन विनोद रुद्राक्ष तक पहुंचने से पहले ही रुक गया और उसने रुद्राक्ष के पीछे खड़े अनाहिता को देखकर कहा, मिस राठौर, जो कुछ भी मैंने पहले किया वह मेरी गलती थी। इस औरत ने बेवकूफ़ की तरह मेरा इस्तेमाल किया और मैं इसके सारे पर नाचता गया। इसलिए मैंने जो भी आपको नुकसान पहुंचाया है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं। जैसे ही अनीता ने विनोद की बातें सुनी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके लिए यह बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर था कि विनोद अगर अनाहिता से माफ़ी मांग रहा है। विनोद तुम? वह अपनी बात खत्म कर पाती उससे पहले है रुद्राक्ष बोला, इसकी आवाज़ बहुत ज्यादा है। यह सुनते ही बॉडीगार्ड्स में थोड़ी देर पहले जो उसके मुंह से कपड़ा निकला था वह वापस उसके मुंह में डालकर उसे चुप कर दिया। अनीता को इग्नोर करते हुए अनाहिता एक कदम जाकर आई और रुद्राक्ष से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई।
जब उसने विनोद की माफी में सच्चाई देखी तो उसके एक्सप्रेशन थोड़ी नरम हो गए, लेकिन वह कोई साधु नहीं थी। कोई भी उसके जान से मारने की कोशिश करे और फिर उससे माफी मांग ले तो ऐसा नहीं होने वाला था। उसने इंडिफरेंटली जवाब दिया, जो कुछ भी तुमने किया उसके लिए एक माफी काफी नहीं है। अगर मैंने टाइम पर पता नहीं किया होता और शनाया वाला ड्रग मैंने इनहेल कर लिया होता है तो तुम्हें पता है मेरे साथ क्या होता? तुमने जो कुछ भी किया है उसके लिए तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। मैं यह बात जानता हूँ। बिना किसी एक्सप्रेशन के विनोद ने हमें सर हिलाया और कहा, मैंने उम्मीद भी नहीं की कि आप मुझे माफ कर देगी, लेकिन मैं आपके लॉस के लिए आपको कंपनी सेट करना चाहता हूँ। अनाहिता ने एक आईब्रो उठाते हुए पूछा, और वह कैसे? अमेरिका और बाकी देशों में जो भी अनीता के पैसे और स्टेट है वह आपको देकर। अनाहिता ने साइड से आंखों से अनीता को दिखा, मगर अनीता बस सब कुछ सुनकर मुंह में कपड़ा ठुसे हुए चिल्लाने की कोशिश कर रही थी। अनीता को इग्नोर करते हुए विनोद आगे बोला, मैं हर वक्त इसके बिजनेस को संभालता था और सब कुछ मेरे नाम पर ही है। मैं वह सब कुछ आपके नाम पर ट्रांसफर कर दूंगा। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप ट्रांसफर के लिए एक अपना लॉयर अपॉइंट कर दीजिए। वह सारे के सारे बिजनेस और जो कुछ भी प्रॉपर्टी है वह अनीता ने मल्होत्रा रूप, मेरा मतलब है आपकी माँ की कंपनी के पैसे चुराकर ही बनाए हैं, इसलिए ऐसा करके मैं सारी चीज उसके असली मालिक को लौटा रहा हूँ। अनाहिता ने सोचा था कि उसे अनीता के जो बिजनेस और पैसे हैं उन्हें अपने काबू में करने के लिए काफी वक्त लगेगा, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि अनीता का सच सामने आ जाने के बाद विनोद खुद उन्हें यह सब देने के लिए तैयार हो जाएगा। ऑल राइट, लेकिन मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि मैं किसी भी तरीके से तुम्हारी सजा कम नहीं करने वाली हूं। मैं समझता हूँ, एकाध भी मुश्किल के साथ विनोद ने जवाब दिया। आफ्टर ऑल अब मेरी जिंदगी में कोई उम्मीद ही नहीं बची है। अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताना मेरे पापों की सजा होगी। यह सुनकर रुद्राक्ष ने ऑर्डर दिया, इसे मुंबई लेकर जाओ और लॉयर से कहो पेपर का कंप्लीट करने के लिए। यह सुनते ही बॉडीगार्ड सामने आए और उन्होंने विनोद को पकड़ लिया, लेकिन विनोद ने बिल्कुल हिले ढूंढने की कोशिश नहीं कि उसकी आत्मा अंदर से टूट गई थी। वह एक चलती फिर से लाश के अलावा कुछ नहीं लग रहा था। रुक जाओ, अनाहिता ने बॉडीगार्ड को रोकते हुए याद दिलाया, जब तुम लोग इसे लेकर मुंबई पहुंच जाओ तो सबसे पहले इसका इलाज करवाना। वह एक इंसान था जिसे अनाहिता सुधारने के बाद मरने नहीं देना चाहती थी। भले ही उसे बदला लेना था, मगर जो इन सब में उसका साथ दे रहा है उसे तो जिंदा रहना चाहिए, और यही उसकी और अनीता के बीच में डिफरेंस था। जी मैं। बॉडीगार्ड ने हमें सर हिलाया और विनोद को वहां से लेकर चले गए। वहीं अनीता ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे सब कुछ खत्म, उसका सब कुछ। डैम इट, विनोद की हिम्मत कैसे हुई उसे धोखा देने की। और वही अनाहिता इन डिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ अनीता की तरफ आगे बढ़ी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 285, अनाहिता करेंगी अभय की मां का इलाज। अब तक आपने सुना कि अनीता से धोखा मिलने के बाद विनोद टूट जाता है और अनाहिता से माफी मांगकर सारे पैसे उसे देने का वादा करता है। अब आगे अनाहिता अनीता की तरफ इन डिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ आगे बढ़ी। उसने उसे घूरकर देखते हुए कहा, अब हमारा वक्त स्कोर सेटल करने का। डियर मर्डर, क्या तुम्हारे पास कोई आखिरी इच्छा है बताने के लिए? इतना कहकर अनाहिता ने अपने हाथ में रिकॉर्डिंग पेन हिलाते हुए उसे दिखाया। थोड़ी देर पहले अनाहिता के सामने अनीता ने जो कुछ भी पास्ट के बारे में बताया था वह सब कुछ उस पेन में रिकॉर्ड हो गया था। शोक में अनीता की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वह डेस्परेशन में चिल्लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अब अनाहिता का सुनने का बिल्कुल मूड नहीं था। उसने अपना हाथ हिलाया और ऑर्डर दिया, इसे भी वापस मुंबई ले जाओ। जहां विनोद को आराम से गाड़ी में बिठाकर अच्छे से ले गया था, वही अनीता को बॉडीगार्ड्स ने गाड़ी के डिक्की के अंदर बंद कर दिया। वह पूरे 2 दिनों से गायों के तबेले में थी, जिसकी वजह से उसके ऊपर से बहुत बदबू आ रही थी। उसे देखकर बॉडीगार्ड से जल्दी से अपने नाक बंद कर लिए। इससे बदबू आ रही है, जल्दी से डिक्की को बंद करो, मैं मर जाऊंगा इस बदबू से। अपने सामने अनीता रोशनी को बंद होते हुए देखती रही और अंधेरे में बंद हो गई। आंखें बंद होते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अनीता जिन भी हालातों में आज थी वह उसके लिए किसी और को ब्लेम नहीं कर सकती थी। उसने वही भुगत रही थी जो वह करती आई थी, तो थोड़ी देर इंतजार करने के बाद सब कुछ जल्द ही निपट गया। हमें भी जाना चाहिए, रुद्राक्ष ने अपना हाथ स्ट्रेच करके अनाहिता के कंधे पर रखते हुए कहा। अब जब यहाँ का मामला सॉल्व हो गया है तो हमें हमारे जाने का वक्त हो गया है। रुको,
अनाहिता ने रुद्राक्ष को रोते हुए कहा, मुझे 1 और घंटा दे दो, मुझे और भी कुछ करना है। क्या करना है? अनाहिता ने जवाब नहीं दिया, बल्कि वह अभय के घर की तरफ बढ़ गई। जब वह पहुंची तो उसने देखा कि अभय के पापा सत्येंद्र जी एक के बाद एक ड्रिंक पिए जा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने सालों से जानने वाले इंसान इतने बुरे कैसे हो सकते हैं। उन्होंने उन लोगों पर इतना भरोसा किया था, यहाँ तक कि अनाहिता जो उनकी मदद करना चाहती थी, उन्होंने उस पर भी भरोसा नहीं किया, सिर्फ मल्होत्रा परिवार को बचाने और प्रोटेक्ट करने के लिए। ड्रिंक करना बंद करो, यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अभय की मां मालती ने उनके हाथ से वह शराब की बोतल छीन ली। अचानक से उन्हें बहुत तेज खांसी आने लगी और उन्होंने अपने ही हाथ से अपना मुंह कवर कर लिया और खांसी की वजह से ही वह शराब का गिलास जमीन पर गिर गया। उस कांच के गिलास पर अचानक से काला खून गिरने लगा। मालती, सामने का नजारा देखकर सत्येंद्र जी का सारा नशा गायब हो गया और उन्होंने जल्दी से आकर उसे सपोर्ट करते हुए चिंता में पूछा, तुम्हारे मुंह से खून क्यों आ रहा है? जब अभय ने यह सब होते हुए देखा तो वह रोते हुए बोला, पापा माँ को पिछले कुछ दिनों से इसी तरह खांसी है तो खून आता है, मगर उन्होंने मुझे आपको बताने नहीं दिया। तुम ऐसी चीज मुझे कैसे छुपा सकती हो? चलो अभी इसी वक्त हॉस्पिटल चलो। सत्येंद्र मालती को हो घर से बाहर लेकर जाने लगे, लेकिन मालती ने उन्हें साइड कर दिया और ना में सर हिलाते हुए कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वह बस पैसों की बर्बादी है। तुम्हारी बीमारी के लिए डॉक्टर को दिखाना पैसों की बर्बादी कैसे हो गई? अपनी सरनामे हिलाते हुए मालती ने जवाब दिया, मैं अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर मैं सच कहूँ तो मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मुझे भरोसा नहीं है। सत्येंद्र ने ना खुशी से दिया जवाब दिया, अभी हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलेंगे। अगर मुझे घुटनों के बाल भी बैठना पड़े तो मैं बैठकर उनसे भीख मांग लूंगा ताकि वह तुम्हें बचा ले। मैं नहीं जा रही। मालती ने टेबल का कोना पकड़ते हुए कहा, अगर तुमने इसी तरह पैसे बर्बाद करने की जिद की तो मैं शायद इसी वक्त मर जाऊंगी। तुम ऐसी बकवास कैसे कर सकती हो? तुम्हारे जाने के बाद मेरा और अभय का क्या होगा? सत्येंद्र जी बोल रहे थे और वही अभय बहुत तेज तेज रो रहा था। ठीक उसी वक्त उनके पुराने से दरवाजे के पास कोई खूबसूरत इंसान दिखाई दिया। मालती, जिसने पहली बार किसी को अपने घर पर आते हुए देखा था, उन्होंने हैरानी से और शोक में कहा, मिस राठौर, माहिरा माँ को बचा लो। इतना कहकर अभय अनीता के पैरों से लिपट गया। अभय की आंखों में अनाहिता उसके लिए एक परी थी। उसे लगता था कि अनाहिता ने पूरे गांव को बचा लिया है तो वह उसकी माँ को भी बचा लेगी, लेकिन बदकिस्मत से सत्येंद्र जी और मालती को ऐसा नहीं लगता था। भले ही अनाहिता ने उनके पैसे दिलाने में उनकी मदद की थी, मगर वह लोगों को नहीं लगता था कि वह मालती की बीमारी में कोई मदद कर पाएगी। और उसके अलावा वह लोग काफी खुददार इंसान थे, जिन्हें किसी से कर्ज लेना या फिर किसी का एहसान लेना पसंद नहीं था। मालती को डर था कि अभय को रोता हुआ देखकर अनाहिता उसके मेडिकल बिल भरने की बात रहेगी, इसलिए उसने अपने बेटे को डांटते हुए कहा, अभय ऐसा मत करो। जवाब में अभय और भी तेजी से रोने लगा, लेकिन उसने अनाहिता के पैरों को नहीं छोड़ा। ठीक उसी वक्त वहां पर रुद्राक्ष पहुंचा। अपने सामने खड़े इंसान को देखकर हाँ में सर हिलाने के बाद रुद्राक्ष अनाहिता की तरफ मोड़ा और बोला, तुम अभी जो दवाइयां और जड़ी बूटियां चाहिए थी वह उन लोगों को मिल गई है। वह यही के आसपास के एक पहाड़ पर थी। वहां पर बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन इसे थोड़ा वक्त लग गया क्योंकि वहां से लेकर आना थोड़ा मुश्किल था। अनाहिता ने यह सुनते ही तुरंत रुद्राक्ष के हाथ से पाउच ले लिया और देखा तो सारी दवाइयां पहले से ही तैयार थी। उसने जब राम के मुंह से सुना कि अभय की मां के मुंह से खांसते वक्त खून निकल रहा है, तब उसने बॉडीगार्ड्स को यह दवाइयां लेने के लिए भेजा था। कोई बात नहीं, उन्होंने जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लाकर मुझे दिया है। मुझे तो यह भी डर था कि उन्होंने को अगर इनमें से कोई जड़ी बूटियां नहीं मिलती तो क्या होता है। हमारी खुशकिस्मत है कि हमें यह वक्त पर मिल गया। यह सब सुनकर सत्येंद्र कंफ्यूज हो गया और उन्होंने पूछा, कौन सी दवाइयां? अनाहिता ने मुस्कुराकर एक्सप्लेन किया, यह वह दवाइयां हैं और जो आपकी वाइफ की बीमारी ठीक कर सकती है। इतना कहने के बाद अनाहिता रोते हुए अभय के सामने झुकी और बोली, अभय, तुमने मेरी इतनी मदद की है इन सब में, इसलिए मैं तुम्हारी मदद का बदला तुम्हारी माँ को ठीक करके चुकाऊंगी। कैसा रहेगा? यह सुनते ही अभम खुश हो गया और उसने अपने सर उठाते हुए पूछा, सचमुच? ऑफ कोर्स। बिना अभय के मदद के राम इतनी आसानी से एक बिजनेसमैन बनकर यहाँ पर आकर सबका भरोसा नहीं जीत पाता। यस रस सुनकर अभय खुशी के मारे कूदने लगा और वह अपनी माँ के पास जाकर खुशी खुशी बोला, माँ, आपको हमें छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा, हम लोग एक साथ अच्छे से रहेंगे। मालती ने एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम अपने रूम में जाओ,
मुझे इनसे बात करनी है। भले ही अभय कंफ्यूज था मगर वह काफी समझदार बच्चा था और उसने बिना कोई सवाल किया अपनी माँ की बात मान ली। अभय के जाने के बाद मालती बोली, मिस राठौर आप मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान करना चाहती हैं, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, मगर मुझे डर है कि मुझे बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। बकवास बंद करो, सत्येंद्र ने उसे डांटते हुए कहा। क्या तुम कुछ दिनों पहले ठीक नहीं थी? मालती ने ना में सर हिलाते हुए कहा। वह जिस दिन मुझे पहली बार खांसी में खून आया था तो मैं गई थी हॉस्पिटल चेकअप के लिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो वहाँ के है डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे लंग कैंसर है और मैं ठीक नहीं हो सकती। यह सुनते ही सत्येंद्र का आंखें शौक से बड़ी हो गई और उनके चेहरे का रंग उड़ गया और उन्होंने हैरानी और उदासी ने अपनी पत्नी को गले लगा लिया। यह गांव थोड़ा पिछड़ा हुआ था और यहाँ के लोगों के हिसाब से कैंसर मतलब मौत। इन भोले मासूम गांव वालों को यह नहीं पता था कि कई तरह के ऐसे कैंसर हैं जो आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ठीक किया जा सकते हैं। वह दोनों ही बहुत तेजी से रो रहे थे तो अनाहिता ने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया और फिर उनके शांत होने का इंतजार करने के बाद वह बोली, देखिए मुझे पहले अपनी पत्नी को देखने दीजिए, शायद मैं उन्हें ठीक कर पाऊं। आप? मालती ने अपने आंसू पोंछकर ना में सर हिलाते हुए कहा। अब भूल जाइए इस बारे में। डॉक्टर ने ऑलरेडी कह दिया है कि मुझे लंग कैंसर है, इसलिए इस तरह का स्ट्रगल करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सुना है कि कैंसर ट्रीटमेंट में सारे बल चले जाते हैं, लेकिन मैं अपने बचे हुए दिन इसी तरह खूबसूरत लगते हुए बिताना चाहती हूँ। तभी रुद्राक्ष ने आगे आते हुए एक्सप्लेन किया, मुझे पक्का यकीन है कि आप लोगों को नहीं पता होगा कि अनाहिता मुंबई के सबसे बेस्ट डॉक्टर से भी अच्छी है। अगर आप लोग उसे एक बार चेक करने देंगे तो शायद आपके पास कोई मौका हो। यह सुनते ही सत्येंद्र की आंखों में चमक आ गई और उन्होंने डिसाइड कर लिया और वह बोले, मालती तुम अनाहिता को एक बार देखने क्यों नहीं देती? वह मुंबई से है और एक अच्छी डॉक्टर है, तो शायद वह तुम्हें ठीक कर पाए। अनाहिता भी हाँ मैं कर हिलाते हुए बोली, आपका एक बार चेकअप कर लेने से ना आपका कुछ बिगड़ेगा और ना ही मेरा, और उसके अलावा ऑलरेडी मेरे पास दवाइयाँ तैयार है। प्लीज़ एक बार चेक कर लेना दीजिए, वरना मेरे सारे एफर्ट्स बेकार हो जाएंगे। भले ही मालती को कोई उम्मीद नहीं थी मगर अनीता की बात सुनने के बाद उन्होंने हाँ कर दी। उन्हें लगा कि इस तरह उनकी मदद करने की कोशिश कर रही है और वह डायरेक्ट मना कर देंगे तो यह बहुत बुरा होगा, और उसके अलावा जितना जल्दी या अनाहिता उनकी सिचुएशन जानकर हार मान लेगी उतना अच्छा होगा। अपनी पूरी जिंदगी में मालती ने सिर्फ दूसरों के बारे में ही सोचा था और इस वक्त भी वह अनाहिता से इलाज करवाने के लिए इसीलिए तैयार हो गई थी क्योंकि उसे डर था कि अगर वह ज्यादा देर तक मना करेगी तो ज्यादा अनाहिता का वक्त बर्बाद होगा। उनके बगल में बैठते हुए अनाहिता ने उनके हाथ की पल्स ली और उनकी कंडीशन चेक करने लगी। भले ही मालती चेकअप करवा रही थी मगर उन्हें नहीं भरोसा था कि अनाहिता उन्हें ठीक कर पाएगी। आज के जमाने में शहर के डॉक्टर बहुत ही एडवांस है और आमतौर पर लोगों को जितनी उम्रदर डॉक्टर होते थे उनका इलाज उतना ही बेहतर हो गई, इस बात पर यकीन था। इसलिए लोग अनाहिता जैसे यंग और खूबसूरत डॉक्टर से दूर रहते थे। अंदर ही अंदर सत्येंद्र जी को एक उम्मीद थी मगर अनाहिता के ऊपर उनका विश्वास धीरे धीरे कम होने लगा। ऐसी बात नहीं थी कि उन्हें अनाहिता पर भरोसा नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी इतनी कम उम्र की लड़की को डॉक्टर, वह भी कैपेबल डॉक्टर, नहीं देखा था। अगर वह कोई छोटी मोटी हुई बीमारी का इलाज कर रही होती तो कोई बात नहीं थी, मगर अभी उनके सामने कैंसर जैसी बड़ी बीमारी थी। थोड़ी देर बाद अनाहिता ने मालती का हाथ छोड़ते हुए कहा, हो गया? काम हो गया? सत्येंद्र ने हैरानी से पूछा, क्या एग्जामिनेशन के लिए मशीनस की जरूरत नहीं होगी? अनाहिता ने मुस्कुरा कर कहा, पुराने दिनों में जब मॉडर्न मेडिसिन एग्जिस्ट नहीं करती थी और ना ही हमारे पास मशीन थी तो भी इलाज होते थे। उसे वक्त भी बहुत सारे महान डॉक्टर थे जो अपने काम में बहुत माहिर थे। एंशियंट आयुर्वेदिक मेडिसिन में कोई भी मशीनों पर भरोसा नहीं कर सकता, सिर्फ देखकर और सुनकर हम पेशेंट की कंडीशन समझ सकते हैं। यह सब सुनकर सत्येंद्र की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उन्होंने पूछा, क्या एंशियंट आयुर्वेदिक मेडिसिन इतनी अमेजिंग है? अनाहिता मुस्कुराई और उसने जवाब दिया, ट्रेडिशन आयुर्वेदिक मेडिसिन में बहुत सारी इम्प्रेसिव चीज होती हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि मॉडर्न मेडिसिन इतनी बड़ा हो गई है, यह लोग आयुर्वेदिक के बारे में भूलते जा रहे हैं। ऑफ कोर्स मॉडर्न मेडिसिन के भी एडवांटेज है। मशीन से हम आसानी से पेशेंट की कंडीशन पता कर सकते हैं और जिससे उनका इलाज जल्दी हो जाता है। यही एक कारण था जिसकी वजह से अनाहिता ने मॉडर्न और ट्रेडिशन आयुर्वेदिक मेडिसिन दोनों सीखने का फैसला किया था। हिचकिचाते हुए सत्येंद्र ने पूछा, मालती की कंडीशन कैसी है? चिंता मत कीजिए,
अनाहिता ने मुस्कुराकर एक्सप्लेन किया, भले ही इन्हें लंग कैंसर है मगर वह अभी भी बहुत ही पहले स्टेज पर है, इसलिए मुझे पक्का यकीन है कि मैं ठीक कर सकती हूँ। पक्का यकीन है? उन दोनों पति पत्नी ने एक साथ कहा और वह मुंह खोल अनाहिता की तरफ देखने लगे, ऐसे जैसे उन्होंने कोई दुनिया से परे और अजीब सी बात सुन ली हो। तभी अपना थूक निकलते हुए सत्येंद्र बोले, मैंने कभी किसी डॉक्टर के मुंह से यह नहीं सुना कि वह किसी पेशेंट को 100% ठीक कर देंगे। तभी यह सुनकर रुद्राक्ष प्राउडली बोला, वह सचमुच बहुत अच्छी है, अगर उसने कहा है कि 100% तो मतलब है 100%। वही अभय जो दरवाजे के पास छुपाकर उन सब की बातें सुन रहा था, वह अपने आप को और रुक नहीं पाया और दौड़कर रूम से बाहर आते हुए उसने पूछा, माहिरा, क्या तुम सचमुच मेरी माँ को ठीक कर सकती हो? हाँ, अनाहिता ने हमें सर हिलाया और बोली, लेकिन हमारे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है, हमें इनका पहला ट्रीटमेंट अभी शुरू करना होगा। अनाहिता पहले ट्रीटमेंट एक्सप्लेन किया, कैंसर को ठीक करने के लिए एक बार का ट्रीटमेंट काफ़ी नहीं होगा और उसके अलावा हम मेरे ट्रीटमेंट को मॉडर्न मेडिसिन से भी कंबाइन करेंगे, इसलिए हमें आपका इलाज 5 अलग अलग तरीकों से अलग अलग टाइम पर करना होगा। वही मालती अभी भी हैरान थी, क्या कैंसर यह कोई भयानक बीमारी नहीं है? तो फिर अनीता कैसे कह सकती है किसी को 5 सेशन में उसे ठीक कर देगी? क्या वह कोई मिरेकल डॉक्टर है? आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 286, वापस मुंबई चले सब। अब तक आपने सुना कि अनाहिता हिमेश मल्होत्रा और अनीता को गाड़ी में बंद करने के बाद अभय से मिलने जाती है और उसकी मां का इलाज करने की बात करती है। अब आगे अनाहिता ने जैसे ही कहा कि वह 5 सेशंस में उनका इलाज कर देगी तो मालती हैरान हो गई और उसमें अनाहिता हाथ पकड़ते हुए हैरानी में पूछा, अनाहिता, क्या सचमुच यह सच है? मुझे मरना नहीं होगा? ऑफ कोर्स आपको नहीं मरना होगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। यह सुनते ही मालती बहुत जोर जोर से रोने लगी और वही सत्येंद्र जी जो अब तक शांत थे उन्होंने ऑकवर्डली पूछा, अगर ऐसी बात है तो आपकी फीस कितनी होगी? फीस? अनाहिता ने मुस्कुराकर कहा, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि अभय ने जो मेरे ऊपर एहसान किया है मैं उसके बदले में इलाज कर रही हूँ। आपकी वाइफ का इलाज करके मैं अभय के लिए कुछ करना चाहती हूँ, इसलिए यह सब कुछ फ्री ही होगा। और अगर आप लोगों को ऑकवर्ड महसूस हो रहा है तो आपको बेहतर फील करने के लिए जब वह बड़ा हो जाए और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तो मुझे उसकी सैलरी में से पैसे दे दीजिएगा। जैसे ही उन दोनों ने अनाहिता का सजेशन सुना उन दोनों का दूसरा वाला ज्यादा बेहतर लगा और वही अभय ने काफी गर्व से खड़े होकर कहा, माहिरा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं पक्का तुम्हें पैसे दे दूंगा। तुम बहुत प्यार हो अभय, अनाहिता ने जवाब दिया। अगर ऐसी बात है चलो चले पहले ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मालती और सत्येंद्र दोनों ही जल्दी जल्दी बोले। अनाहिता ने रुद्राक्ष को बता दिया कि उन जड़ी बूटियां को कैसे उबालना है और तैयार करना है और उसके बाद मालती को बेडरूम में ले गई, अपना नीडल पाउच निकला और एक एक करके उन सिल्वर प्लेटेड नीडल्स को निकालकर उन्हें साफ किया ताकि मालती पर एक्यूपंक्चर इस्तेमाल किया जा सके। भले ही रुद्राक्ष अनाहिता जो कर रही थी उसे लेकर चिंता में था मगर उसने एक शब्द भी नहीं कहा और अनाहिता की बताई हुई और जड़ी बूटियां तैयार करने के लिए किचन में चला गया। जब भी अनाहिता इस तरह एक्यूपंक्चर करती थी और नीडल ट्रीटमेंट करती तो उसकी बॉडी पर बहुत असर पड़ता था और उसके बाद उसे कुछ दिन लग जाते थे पूरी तरह से रिकवर होने में, इसलिए वह एक सूप भी तैयार कर रहा था। बस अगर अनाहिता बेहोश हो गई तो उसे सूप पिलाएगी थोड़ी सी एनर्जी देने के लिए। जब रुद्राक्ष किचन में सूप और वह जड़ी बूटियां उबल रहा था तो अनाहिता बेडरूम में मालती का इलाज कर रही थी। जब सत्येंद्र ने देखा कि वह कितनी मोटी और कितनी लंबी सुइयां हैं तो उसे बहुत डरने लगा, लेकिन जब उसने अनाहिता की शांति एक्सप्रेशन देखे तो खुद को किसी तरह शांत किया। 10 मिनट बाद अनाहिता ने वह सारी की सारी नीडल्स एक एक करके एक ऊपंचर पॉइंट्स पर लगना शुरू की। इस प्रोसेस से जब अनाहिता काफी कमजोर महसूस करने लगी तभी अचानक से उसके सामने एक बाउल सूप आ गया। हाथ को अपने सामने देखते ही अनाहिता ने पीछे सर घुमाया तो उसकी नजर रखी कि डिप और जेंटल आंखों से जा मिली। मुस्कुराते हुए अनाहिता ने वह सूप थोड़ा सा पी लिया जिसे पीते ही उसके अंदर फिर से यह हाइड्रेशन हो गई और थोड़ी ताकत वापस आ गई। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह काफी बेहतर फील कर रही थी। इलाज के बाद मालती सो रही थी तो सत्येंद्र ने अनाहिता को माफी वाली नजर से देखते हुए कहा, मुझे सचमुच नहीं पता कि मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं। उसकी चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में इन्हें होश आएगा।
हाँ मैं सर हिलाते हुए सत्येंद्र जी ने कुछ सोचा और थोड़ी देर बाद अभय से बोले, अभय जो घर हमारे घर में जो बुढ़ी मुर्गी है उसे मार के उनके लिए चिकन सूप बना दो, वह एक टॉनिक का काम करेगा। आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अनाहिता ने तुरंत मना कर दिया। एक बार राम ने उन्हें बताया था कि अभय के घर पर सिर्फ एक बुढ़ी मुर्गी ही है जो उन्हें अंडे देती है, तो वह लोग थोड़ा बहुत खा पाते हैं वरना उन्हें खाने में कुछ भी अच्छा नहीं मिलता। अनाहिता नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उनका यह सरिया भी छिन जाए। आप चिंता मत कीजिए, सत्येंद्र जी ने अनाहिता के सामने जाकर इंसिस्ट करते हुए कहा, मैं सिर्फ इस वक्त यही चीज करके आपका फेवर रिटर्न कर सकता हूँ, इसलिए प्लीज मना मत कीजिए। सत्येंद्र जी को इतनी रिक्वेस्ट करता हुआ देखकर अनाहिता के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जब अभय वह चिकन सूप बनाने के लिए वहां से चला गया तो सत्येंद्र खुद को रोक नहीं पाया और उन्होंने पूछा, वैसे क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मेरी वाइफ को अचानक से लॉन्ग कैंसर कैसे हो गया? वह पिछले सालों में हमेशा से ही स्ट्रांग रही है और अचानक से इतनी कमजोर हो गई, उसने तो कभी कभी किसी तरह का नशा भी नहीं किया। यह सब भी हिमेश मल्होत्रा की वजह से हुआ है। अनाहिता एक्सप्रेशन डार्क हो गए। शौक सत्येंद्र जी ने गुस्से में पूछा, क्या आप कह रही है कि हिमेश मल्होत्रा ने मेरी वाइफ को जहर दिया है? मेरा वह मतलब नहीं था। अनाहिता ने अपना हाथ वेव करते हुए एक्सप्लेन किया, आप लोग यहाँ गांव की खुली हवा में रहते हैं जहाँ का मौसम बहुत अच्छा है और उसके अलावा यह कभी स्मोकिंग भी नहीं करती, तो उन्हें लंग कैंसर का होना लगभग नामुमकिन था। लेकिन आप यह मत भूलिए कि कोल माइंस बहुत ही पॉल्यूशन क्रिएट करती है। मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि आपकी वाइफ जब वह हेल्दी थी तो आपके साथ कोल माइंस में काम करती होगी और बाकी सारे वहाँ के मजदूर स्मोकिंग करते होंगे। यह सुनकर सत्येंद्र ने हाँ सर हिलाते हुए कहा, मेरी बीवी खदानों में खाना बनाने का काम करती थी और खाने के दौरान ही बाकी सारे मजदूर बीड़ी पीते थे, जब इकट्ठा होकर आराम करते थे तो यही हुआ था। अनाहिता ने एक्सप्लेन किया, एक तो यहाँ के कोल माइंस की वजह से यहाँ की हवा बिल्कुल पॉल्यूशन से भर चुकी है और दूसरा जब भी वह बाकी मजदूरों के साथ होती थी तो उनके स्मोकिंग का धुआं भी इनके अंदर जाता था, जिसकी वजह से इन्हें लंग कैंसर हुआ है। और उसके अलावा उसे तरह की वर्क कंडीशन में हिमेश मल्होत्रा और उसकी मां ने अपने वर्कर्स को मास्क नहीं दिए और ना ही कभी हेल्थ चेकअप करवाए। बदकिस्मती से वह ऐसा नहीं करता था, इसलिए आप लोगों को कभी पता ही नहीं चला और लंग कैंसर हो गया। ओ अगर ऐसा हुआ था, वह दोनों बात कर ही रहे थे तभी मालती को होश आ गया। मालती तुम्हें कैसा फील हो रहा है? सत्येंद्र जल्दी से उसके पास गए। एक गहरी सांस लेने के बाद मालती को महसूस हुआ कि उसके सीने में और पेट में जो अक्सर दर्द होता रहता था वह बहुत कम हो गया था। उसने अपने पति को इस बारे में बताया तो सत्येंद्र जी तुरंत घुटनों के बल बैठ गए और हाथ जोड़ते हुए कहा, अनाहिता तुम सचमुच एक बहुत ही अच्छी और महान डॉक्टर हो। शुक्रिया शुक्रिया, मेरे दिल से शुक्रिया। एम्प्रेस फील करते हुए अनाहिता ने तुरंत से सत्येंद्र जी को उठाने के लिए कहा और फिर मुस्कुराकर जवाब दिया, इनके इलाज के लिए कम से कम 5 ट्रीटमेंट लाइसेंस लगेंगे और उसके अलावा इन्हें ताज़ी हवा की भी ज़रूरत है। उन्हें एक नई जगह पर रहने की ज़रूरत है क्योंकि उनको माइंस का पोल्यूशन यहाँ भी पहुँचता है। मैं दूसरे गांव चला जाऊंगा। सत्येंद्र जी की बात सुनते ही अनीता ने कुछ देर सोचा और रुद्राक्ष को सजेशन दिया, क्यों ना हम इन सबको अपने साथ मुंबई ले चले। मैं वहां पर हाउस और एक्यूपंक्चर से इनका इलाज भी कर पाऊंगी और उसके बाद हम इन्हें एक संभव के अस्पताल भेज देंगे रेडियोथेरेपी के लिए। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष ने तुरंत हाँ में सर हिलाया और कहा, श्योर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर तो डिसाइड हो गया। अनाहिता ने उन तीनों के परिवार की तरफ देखते हुए कहा, आप सब हमारे साथ मुंबई चलिए। सत्येंद्र जी और मालती बहुत ही खुददार इंसान थे। उन्हें लग रहा था कि अगर वह लोग इसी तरह अनाहिता की अच्छाई का फायदा नहीं उठा सकते, इसलिए उन्होंने तुरंत मना कर दिया। लेकिन फाइनली अनीता के बार बार कहने पर उन्हें आखिर में मानना पड़ा। ठीक उसी वक्त मालती के लिए दवाइयाँ और चिकन सूप दोनों तैयार हो गया था। दवाइयाँ का टेस्ट बहुत ही ज्यादा कड़वा था और बहुत मुश्किल से ही मालती ने उसे एक घूंट पिया, उसे थूक दिया। वह उसे पी नहीं रही थी, लेकिन बार बार सत्येंद्र के मनाने पर मालती ने फाइनली उसे खत्म किया नहीं था। अनाहिता चुपचाप शांति से इंतजार कर रही थी जब रुद्राक्ष ने पूछा कि वह कि यहाँ क्या बैठकर देख रही है। तभी अचानक से मालती बहुत तेज खांसने लगी और उसके मुंह से खांसी के साथ साथ बहुत सारा काला खून निकला। यह देखकर अनाहिता ने एक राहत की सांस ली और बोली, थोड़ी और ट्रीटमेंट हो जाने के बाद हमें पता चल जाएगा कि आपकी हालत सुधर रही है, जब आपकी खांसी में आने वाला खून काला नहीं होगा।
जैसे ही अनाहिता ने अपनी बात खत्म की रुद्राक्ष किचन से चिकन सूप लेकर आ गया था। उस बूढ़ी मुर्गी के चिकन सूप मोटा और येलो कलर का था और अनाहिता को ऑयली चीजें पसंद नहीं थी, इसलिए उन्हें तरह अपना हाथ दिखाकर मना करते हुए कहा, क्या मैं इसे नहीं पीऊँ तो चलेगा? यह सुनते ही रुद्राक्ष ने डार्क एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ घूरते हुए कहा, अभी के अभी खत्म करो। अनाहिता को भी मालती की तरह बहुत मानना पड़ा और उदासी भरे एक्सप्रेशन के साथ उसने बहुत तेजी से वह सब खत्म किया, जिसे देखकर रुद्राक्ष मुस्कुराया और अपनी उंगलियों से उसका मुंह पूछते हुए बोला, अब वक्त हो गया है हमारे घर जाने का। लेकिन जब अनाहिता ने देखा कि बाकी सब उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं तो वह शर्माने लगी और उसने सब्जेक्ट चेंज करते हुए कहा, आप लोगों को अपना सामान पैक कर लीजिए, हम बाहर इंतजार कर रहे हैं। जब तक उसने अपनी बात खत्म की तब तक वह ऑलरेडी दरवाजे तक पहुंच गई थी। उसके बाद मानते हुए रुद्राक्ष भी उसे पीछे पीछे जाने लगा। अभय के पूरे परिवार ने सामान पैक किया और अनाहिता की पीछे वाली गाड़ी में जाकर बैठ गए और इत्तेफाक से हिमेश मल्होत्रा भी इस गाड़ी के डिब्बे में बंद था। हिमेश मल्होत्रा को बहुत देर बाद होश आया। जैसे ही उसने सामने से आवाज सुनी उसने गाड़ी में मारते हुए चिल्लाया, कौन है वह? कौन है जो सामने बैठा हुआ है? क्या तुम लोगों को पता है मैं कौन हूँ? अभी के अभी मुझे जाने दो वरना तुम लोगों को बहुत भूखन पड़ेगा। हिमेश मल्होत्रा को इतनी बुरी तरह चिल्लाते हुए देखकर अभय डर गया तो सत्येंद्र जी ने अपनी बेटे को गले लगाते हुए हंसते हुए कहा, हिमेश मल्होत्रा तुम्हें जेल ले जाया जा रहा है, तुम किसी और को क्या ही सबक सिखाओगे? यह अंधेरा जिंदगी में पूरी तरह से छा गई। फिर एक बार हिमेश मल्होत्रा आवाज आई, तुम हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करने की? कौन है जो तुम्हें इतनी हिम्मत दे रहा है? क्या तुम्हें मरना है? क्या तुम्हें नहीं पता कि मुंबई में मेरे कितने कॉन्टैक्ट हैं? यह सुनकर सत्येंद्र हंसते हुए बोले, ऑब्वियसली मैं इन सब के कैपेबल नहीं हूँ। तुम मेरे हो, मुझे इस तरह परेशान क्यों बढ़ाने की वजह सो क्यों नहीं जाते और चुपचाप अपनी सजा का इंतजार क्यों नहीं करते? फक। हिमेश मल्होत्रा नॉनस्टॉप गालियां दिया जा रहा था। शुरू में अभय डर गया लेकिन उसकी आदत पड़ गई और वह इस शोर शराबी में सो गया। सत्येंद्र की वाइफ मालती भी सो रही थी और उन दोनों को डिस्टर्ब ना हो इसलिए सत्येंद्र ने विमल से और बहस नहीं की। गाड़ी की डिक्की में गर्मी होने की वजह से इतनी देर चिल्लाने के बाद हिमेश मल्होत्रा का गला सूखना लगा और उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी। इसकी वजह से उसे मजबूरन शांत होना पड़ा। वह समझ गया कि सत्येंद्र की परिवार की इतनी हैसियत नहीं है कि वह लोग गाड़ी खरीद सके, इसलिए गाड़ी जरूर उसे इंसान की होगी जिसने उसे किडनैप किया है। वह पूरी तरह से याद करने की कोशिश करने लगा कि क्या हुआ था और तब जाकर फाइनली उसे याद आया कि कैसे वह बेहोश हुआ था। अचानक से वहां पर बहुत सारे काले कपड़े वाले बॉडीगार्ड्स आ गए थे, लेकिन वह लोग बॉडीगार्ड थे किसके? कितनी भी कोशिश करने पर हिमेश मल्होत्रा को अपना कोई ऐसा दुश्मन याद नहीं आ रहा था जो उसे उसके घर से किडनैप करके मुझे करने की कोशिश करे। क्या यह अनीता और विनोद के लोग हो सकते हैं? हिमेश मल्होत्रा के दिमाग में जैसे ही यह बात अचानक से गाड़ी रुक गई और उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, उस आदमी को डिक्की से बाहर निकालो ताकि वह सांस लेने की वजह मर ना जाए। जी सर। अगले ही सेकंड डिक्की खुलने लगी। अचानक से तेज रोशनी आने की वजह से हिमेश मल्होत्रा की आंखें एक पल के लिए बंद हो गई। जब वह उसकी आंखों को लाइट की आदत पड़ गई, दूसरी धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, उसे तुरंत रियलाइज हो गया कि गाड़ी हाईवे पर रुकी हुई है और यह रास्ता वापस मुंबई की तरफ जाता है। उसके किडनैपर उसे मुंबई वापस ले जाना चाहता है, लेकिन क्यों? मुझे जाने दो वरना मैं पुलिस को बुला दूंगा, हिमेश मल्होत्रा चिल्लाया। लेकिन जिस बॉडीगार्ड ने गाड़ी की डिक्की खोली थी उसने ऐसे बिहेव किया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं और उसने एक सिगरेट जलाकर पाते हुए हिमेश मल्होत्रा पर नजर रखने लगा। कौन हो तुम, मुझे बताओ। किसने तुम्हें मुझे किडनैप करने के लिए कहा है? अपनी सिगरेट खत्म करने के बाद बॉडीगार्ड्स ने उसे टेढ़ी नजरों से देखा और डिक्की को फिर बंद कर दिया। जब डिक्की बंद हो रही थी हिमेश मल्होत्रा को एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। अनाहिता? मगर ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? उसने तो उसे बहुत पहले ही घर से निकाल दिया था। अगर वह उससे नफरत भी करती है तो वह इतनी कैपेबल तो नहीं हो सकती कि उसके साथ ऐसा कुछ करें। उसे जरूर कोई गलती हुई होगी। कौन है बाहर? क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जाने दो मुझे। हिमेश में उत्तर चिल्ला रहा था, लेकिन बदले में उसे पता चला कि गाड़ी शुरू हो चुकी है। पूरे सफर के दौरान किसी ने उससे बात नहीं की,
हिमेश मल्होत्रा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था और उसके अंदर ही डर बैठता जा रहा था। प्लीज मैं वह भीख मांगता हूँ, अगर तुम लोगों को पैसे चाहिए तो मैं तुम लोगों की पूरी सैलरी दे दूंगा, उसे पर सूट भी दे दूंगा, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन उसकी सारी रिक्वेस्ट किसी के कानों पर नहीं पड़ रही थी। आखिर में हिमेश मल्होत्रा के अंदर ताकत नहीं बची और वह पूरे बाकी के रास्ते बेहोश रहा। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 287, अनाहिता तुम्हारी बेटी नहीं है। अब तक आपने सुना कि अनाहिता अपने साथ अभय के पूरे परिवार को मुंबई लेकर जा रही होती है और गाड़ी में बंद हिमेश मल्होत्रा यह सोच रहा होता है कि कौन उसे किडनैप कर रहा है। अब आगे हिमेश मल्होत्रा पूरे रास्ते बेहोश रहा। जब गाड़ी स्पेशलाइज्ड फोर्स की बिल्डिंग के सामने रुकी तो हिमेश मल्होत्रा की आंखें अभय की आवाज से खुली। पापा, क्या यह मुंबई है? यह बिल्डिंग तो बहुत बड़ी है, मुझे बहुत पसंद आई। अगर तुम्हें पसंद आया तो तुम जब घर वापस जाना तो अच्छे से पढ़ाई करना। अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो तुम यहाँ पर नौकरी करोगे। क्या अब मैं स्कूल जा सकता हूँ? अभय ने पूछा। एक बार मुझे मेरे पैसे मिल जाए तो तुम जा पाओगे। यस, अभय खुशी में कूदने लगा। वहीं नींद और बेहोशी की हालत में ही हिमेश मल्होत्रा ने सिर्फ एक ही शब्द सुना, मुंबई। फिर से अपने पूरे होश में आने के बाद वह पागलों की तरह डिक्की में शोर मचाने लगा, मुझे बाहर जाने दो, मुझे बाहर जाने दो। बाहर की आवाज थोड़ी देर के लिए बंद हो गई। तब एक लड़की की कॉल और सख्त सुनाई दी, अभय और आप लोगों को दूसरी गाड़ी में बैठ जाइए जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार करवाई है, और तब तक मैं यहाँ सब कुछ संभाल लेती हूँ। ओके, सब चले गए। जब कदमों के आहट दूर जाने लगी तो हिमेश मल्होत्रा हैरान हो गया। वह लड़की जो कोल्ड टोन में बोल रही थी वह आवाज तो अनाहिता की आवाज जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी टोन यूजुअली से बहुत अलग होता थी जो उसने कभी नहीं सुनी थी। पक्का वह एक जैसी आवाज वाली कोई दूसरी लड़की होगी। वह बेवकूफ लड़की इतनी स्मार्ट नहीं है और ना ही उसमें इतनी हिम्मत होगी कि वह उसके साथ ऐसा कुछ करे। हिमेश मल्होत्रा यह सब सो रहा था तो अगले ही सेकंड गाड़ी की डिक्की फिर से खुली। जैसे ही डिक्की खुली हिमेश मल्होत्रा ने अपने हाथ से रोशनी रोकने की कोशिश की, मगर फिर भी उसे अपनी आंखों में दर्द महसूस हुआ। हिमेश मल्होत्रा, क्यों ना तुम अपना हाथ अगर हटकर एक बार मेरे चेहरे की तरफ अच्छे से देखो। यह आवाज सुनते ही हिमेश मल्होत्रा अपनी जगह पर जम गया। बिना अपनी आंखों को एडजस्ट किया उसने तुरंत खोली और बाहर देखने लगा। उसे अपने सामने एक ग्रेसफुली खड़ी लड़की दिखाई थी। उसका चेहरा कोई भी एक आदमी एक बार देख ले तो भूलना नामुमकिन था। यह वही थी, सच में अनाहिता ही थी। ध्यान से देखने पर हिमेश मल्होत्रा का एहसास हुआ कि इस बार अनाहिता के चेहरे में कुछ गलत है। उसकी वह चमकती हुई आंखें जो हमेशा क्यूट लगती थी वह आज काफी ठंडी थी और उसके आसपास एक क्वीन जैसा डोमिनेटिंग ऑरा फैला हुआ था। लेकिन अनाहिता की यह साइड उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। भले ही वह चेहरे से उसे पहचानता था मगर हिमेश मल्होत्रा को ऐसा लग रहा था ताकि वह अनाहिता को जानता ही नहीं है। अपने इसी कंफ्यूजन में हिमेश मल्होत्रा को नहीं समझ में आया कि वह क्या जवाब दे। अनाहिता ने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए पूछा, क्या हुआ? क्या सिर्फ कुछ दिनों में मेरा चेहरा भूल गए इसलिए मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? उसकी ठंड और इंटिमिटी बातों की टोन हिमेश मल्होत्रा को काफी अजीब लग रही थी। वह हैरान था, डरा हुआ था और उसने कांपती की आवाज में पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें सचमुच नहीं दिखाई देता? अनाहिता ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा तो हिमेश मल्होत्रा को अपने रीढ़ की हड्डी तक ठंडक महसूस हुई। अचानक से कुछ एहसास हुआ और शौक से उसकी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए उसने डरते हुए पूछा, क्या तुम इतने दिनों से मेरे साथ नाटक कर रही थी? अनाहिता ने सार्कास्टिकली हंसकर ताली बजाते हुए कहा, अरे वाह, तुम्हें फाइनली पता चली गया। इतना भी आसान नहीं था, तुम तो बहुत समझदार हो। तुम गुस्से की वजह से हिमेश मल्होत्रा का चेहरा लाल पड़ गया और वह चिल्लाते हुए बोला, क्या चाहती थी तुम? क्या चाहती हूँ मैं? हिमेश मल्होत्रा को देखते हुए अनाहिता एक कदम आगे आई और बोली, मेरी मॉम को बहुत बुरी तरह तुमने और अनीता ने मारा। उसके अलावा तुमने मेरी मॉम का फैमिली बिजनेस हड़प लिया। अगर मेरे एडॉप्टिव पेरेंट्स नहीं होते तो मैं उन घने जंगलों में कहीं लावारिशों की तरह मर चुकी होती। अब बताओ मुझे क्या चाहिए? हिमेश मल्होत्रा अंदर तक डर गया। वह कांपती हुई आवाज में बोला, तुम्हें सब कुछ याद था और तुम यहाँ वापस आई ही बदला लेने आई थी। इनफैक्ट तुम शुरू से ही चाल चल रही थी, है ना? उसका सवाल सुनकर अनाहिता ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं।
जब मैं पहली बार लौटकर मल्होत्रा मेंशन आई थी तो मैं तुम्हें अपने फादर के तौर पर ही देखती थी। इनफैक्ट मैंने अपने आप से यह भी कहा था कि अगर तुम मेरी माँ के मौत में इन्वॉल्व नहीं हुए तो मैं तुम्हारी और राठौर परिवार की पूरी मदद करूंगी। हम मल्होत्रा ग्रुप को एक नई ऊंचाइयों पर एक साथ लेकर जा सकते थे। आफ्टर ऑल मेरी माँ के बाद तुम मेरे इकलौते फैमिली मेंबर थे, लेकिन बदकिस्मती से तुम मुझे एक के बाद एक डिसअपॉइंटमेंट देते रहे। हिमेश मल्होत्रा ने उसकी बातों से दिल को टाइट होता हुआ महसूस करने लगा। अगर उसे पता होता अनाहिता का सच्चा कैरेक्टर और यह कि वह रुद्राक्ष का दिल जीत लेगी तो वह उसे एक राजकुमारी की तरह ट्रीट करता, और इतना नहीं तो कम से कम उसे घर से तो नहीं निकलता। एक मिनट रुको। हिमेश मल्होत्रा को रियलाइज हुआ कि अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता कि अनाहिता उसकी बेटी है, और ऐसा कोई जरिया नहीं है जिसके जरिए एक बेटी अपने ही पिता की और पूरी तरह से बर्बाद कर दे। अपने एक्सप्रेशन में चेंज लाते हुए उसने जल्दी से एक्सप्लेन करना शुरू किया। अनाहिता, आई एम सॉरी। जो भी मैंने तुम्हारे साथ पेस्ट में किया, मुझे तुम्हारी दादी और अनीता के बार बार कहने पर तुम्हें घर से नहीं निकलना चाहिए था, वह सब मेरी गलती थी। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? यह सुनकर अनाहिता ऐसे हंसी जैसे उसने कोई बहुत बड़ा मजाक सुन लिया हो और बोली, अगर मुझे तुम्हें घर से बाहर निकालने के लिए माफ भी कर दूं तो मेरी माँ का खून का क्या? तुम तो कातिल हो ना मेरी माँ के? यह सुनकर हैरानी से हिमेश मल्होत्रा ने कहा, नहीं, तुम्हारी माँ की मौत है क्या एक्सीडेंट नहीं थी और अनीता की वजह से यह सब हुआ था? इसका मुझे कोई लेना देना नहीं है। ऐसी बात है? अनाहिता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई तो हिमेश मल्होत्रा ने तुरंत हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था, मैं क्यों उसकी जान लूंगा? वह मेरी वाइफ थी हो। अगर ऐसी बात है तो देखते हैं तुम्हारी इस कहानी के बारे में दूसरे लोगों का क्या कहना है। अनाहिता ने इतना कहा और फिर बॉडीगार्ड का ऑर्डर दिया, लेकर आओ उसे। जल्दी ही अनीता, जिसे बुरी तरह से बांधा गया था, उसे सामने लेकर आया गया। जैसे ही उसने हिमेश मल्होत्रा को गाड़ी की डिक्की में बंद देखा, उसके गुस्से वाले एक्सप्रेशन हंसी में बदल गए। हा, हिमेश मल्होत्रा, तुमने सोचा नहीं था ना कि एक दिन तुम्हारा यह हाल होगा? हमने 10 साल पहले जो सीता के साथ किया वह उसकी बेटी ने पता लगा लिया है। क्या तुम्हें सचमुच लगा था कि तुम मुझे गायों के तबेले में पूरी जिंदगी बन रख पाओगे? ऐसा नहीं होगा। देखो तुम खुद अनाहिता के हाथों यहाँ पर उससे भी बुरी हालत में बंद हो। हम में से कोई भी इस हालात से भाग नहीं सकता। हिमेश मल्होत्रा उसकी बात सुनकर गुस्से में कांपने लगा, लेकिन अनाहिता को सामने देखकर उसने इनकार करते हुए कहा, अनीता, झूठ बोलना बंद करो। सीता की मौत का मुझे कोई लेना देना नहीं था। तुमने और कुछ और लोगों ने मिलकर उसकी मौत को प्लान किया था। तुम बस पकड़ी गई हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझे भी इन सब में फंसा लो। मैं तुम्हें फंसा रही हूँ? अनीता हंसते हुए बोली, क्या तुम वह नहीं थे जिसने सीता को अपने हाथों से ऑफिस की बिल्डिंग से नीचे धक्का दिया था? उसे नीचे धक्का देने से पहले कौन था वह जो कह रहा था कि मैं तुम्हारे चेहरे पर अब यह एरोगेंट लुक और बर्दाश्त नहीं कर सकता? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। क्या मतलब है तुम्हारा कि उसे मैंने नीचे धक्का दिया था? झूठ बोलना बंद करो। सीता खुद बिल्डिंग से नीचे कूद गई थी क्योंकि तुमने उसे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया था, हिमेश मल्होत्रा चिल्लाया। अनीता ने ना में सर हिलाते हुए कहा, हिमेश मल्होत्रा, सच छुपाना करना बंद कर दो। तुम यह मत सोचना कि तुम मनोगे नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ होगा नहीं। अनीता को इग्नोर करते हुए हिमेश मल्होत्रा ने अनाहिता की तरफ मुड़कर कहा, माहिरा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? मैं इन सब में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं था और ना ही कुछ जानता था। जब तक मुझे पता चला मेरी शादी ऑलरेडी अनीता से हो गई थी और उसे पॉइंट पर आकर मेरे पास उसके साथ समझौता करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैंने तो सिर्फ राठौर परिवार की रेपुटेशन के लिए उनकी आखिरी बची हुई बेटी को जेल नहीं भिजवाया। जैसे ही हिमेश मल्होत्रा ने अपनी बात खत्म की, अनीता फिर से बहुत बुरी तरह से हंसने लगी। वह इतनी बुरी तरह हंस रही थी कि उसकी आंखों से खुशी की मारे आंसू निकलने लगे। तुम हंस किस बात पर रही हो? हिमेश मल्होत्रा गुस्से में चिल्लाया। अनीता काफी देर तक हंसती रही और फाइनली चुप होते हुए उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं तुम पर हंस रही हूँ? कितने बेवकूफ हो तुम, जिसे सच बिल्कुल नहीं पता। तुमने किसी और के बच्चे को बड़ा किया और बिना तुम्हें पता चल 2 बार तुम में चीट किया गया। तुम हिमेश ही गुस्से में कांपने लगा। अगर उसे बांध नहीं किया होता तो अभी वह अनीता के पास जाकर उसे मार मार कर उसकी जान ले लेता। वह किसी भी तरीके से यह सच एक्सेप्ट नहीं करने वाला था कि अनीता ने कैसे उसे चीट किया। लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक बात हिट हुई कि अनीता ने कहा कि उसे 2 बार चीट किया गया। 2 बार?
उसका क्या मतलब है 2 बार से, और उसने कब किसी और के बच्चे को बड़ा किया? अनीता अपनी बात को अभी के अभी एक्सप्लेन करो, हिमेश मल्होत्रा गुस्से में चिल्लाया। क्या मैं अपनी बात पूरी तरह से क्लियर नहीं कर दी है? अनाहिता तुम्हारा खून है ही नहीं, वह एक नाजायज औलाद है जो किसी और के कारण सीता के कोख में आई थी और तुम उसे अपनी बेटी मानकर उसे बड़ा करते रहे, जबकि तुम्हारी बेटी तो है ही नहीं। हा हा हा। अपनी हंसी के बीच में ही अनीता को अपनी पीठ पर एक लात महसूस हुई और उसे बहुत तेज दर्द हुआ और वह चिल्लाई। अपना बैलेंस बिगड़ने की वजह से वह आगे की तरफ गिर गई और उसकी सरकार के बम्पर से टकरा गया, जिससे उसे खून आने लगा। गुस्से में चिल्लाते हुए उसने अपना सिर पीछे मुड़कर देखा तो उसे सामने गुस्से में रुद्राक्ष दिखाई दिया, जो काफी खतरनाक नजरों से उसे घूर रहा था। रुद्राक्ष को इतने गुस्से में देखकर वह अंदर तक डर गई। मिस्टर सिंघानिया, वह यहाँ कब आया? रुद्राक्ष हंसते हुए बोला, मैं कभी एक औरत पर हाथ नहीं उठा सकता, लेकिन मेरे लिए तुम एक इंसान ही नहीं हो, लेकर जो इसे यहाँ से। यस सर। वहां पर पता नहीं कहां से स्पेशलाइज्ड फोर्स के मेंबर्स आ गए और उन्होंने अनीता को हाथ हथकड़ियां लगाकर उसे ले जाना शुरू कर दिया और वहीं आसपास से गुजर रहे लोग रोड पर चल रहा है यह सब कुछ देखकर वहां रुक गए और उन्होंने अपनी नाक पकड़ ली। इस औरत से कितनी बहुत बदबू आ रही है। जिसे सुनकर अनीता के एक्सप्रेशन डार्क हो गए और उसने उन लोगों की तरफ देखा जो उसे लेकर जा रहे थे और बोली, जल्दी करो, मुझे ले चलो यहाँ से। अपने डेस्परेशन में अनीता स्पेशलाइज्ड फोर्स के लोगों को पहचान नहीं पाई। उसे लग रहा था कि वह लोग नॉर्मल पुलिस ऑफिसर है और उसे जेल लेकर जा रहे हैं, इसलिए वह उन्हें जल्द से जल्द चलने के लिए कह रही थी। लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब उसके रिएक्शन को देखकर एक आदमी जो उसे लेकर जा रहा था वहां हंसने लगा और बोला, मुझे डर है कि इस औरत को पता नहीं है कि क्या इसका इंतजार कर रहा है। इसने तो एक ऐसे इंसान को ऑफेंड किया है जिसे सपने में भी गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। यह यहाँ आने से अच्छा मेरी जाती तो इसके लिए ठीक होता। स्पेशलाइज्ड फोर्स के सजा देने के कुछ अपने तरीके थे और जहां तक रुद्राक्ष अनीता से नफरत करता था तो उसके हिसाब से अनीता को वहां की सबसे बुरी और खतरनाक टॉर्चर झेलने होंगे। अनीता को नहीं समझ में आया कि वह लोग क्या बात कर रहे हैं, वह बस इस एम्ब्रेस सिचुएशन से जल्द निकल जाना चाहती थी। उसके हिसाब से हिमेश मल्होत्रा ने जैसे उसे गायों के तबेले में बंद करके रखा था, उससे अच्छा तो उसे जेल में रहना ही होगा। लेकिन उसे यह बात नहीं पता थी कि स्पेशलाइज्ड फोर्स की जेल नर्क से भी बुरी जगह है। अनीता के वहां से जाने के बाद हिमेश मल्होत्रा ने अनाहिता की तरफ देखा और डर से कांपते हुए बोला, क्या अनीता सच कह रही थी? अपने चिन उठाते हुए अनाहिता ने इन डिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मुझे यह सवाल पूछो। हिमेश मल्होत्रा, तुमने बहुत बुरी तरह मेरी मां को मारा और उनके राठौर परिवार के सारे पैसे ले लिए। अब वक्त आ गया है स्कोर सेटल करने का। हिमेश मल्होत्रा का दिमाग तुरंत ब्लैक हो गया। सारे चीजों को छोड़ भी दिया जाए तो उसने अनाहिता की मां का खून किया था, यही बात उसे पूरी जिंदगी जेल में रखने के लिए काफी थी। लेकिन इस वक्त हिमेश मल्होत्रा को सिर्फ एक ही बात की चिंता थी कि अनाहिता उसकी बायोलॉजिकल बेटी है या नहीं। आफ्टर ऑल एक मर्द होने के नाते यह उसके प्राइड की बात थी। वह चिल्लाते हुए बोला, अनाहिता किसकी बेटी हो तुम? आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 288 ऑनलाइन खबर फैल गई। अब तक आपने सुना कि हिमेश मल्होत्रा को जब अनीता कहती है कि अनाहिता उसकी बेटी नहीं है तो वह हैरान हो जाता है और बार बार वही सवाल दोहराने लगता है। अब आगे हिमेश मल्होत्रा ने चिल्लाते हुए पूछा अनाहिता से कि वह उसकी बेटी है या नहीं। उसके से रिएक्शन से रुद्राक्ष शॉक हो गया। वह यह जानकर हैरान था कि हिमेश मल्होत्रा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने किसी की जान लिया है नहीं, मगर उसे इस बात से फर्क पड़ता था कि उसकी वाइफ ने उसे चीट किया है या नहीं। अब जब यह इतना ही जानने के लिए डेस्परेट है तो तुम्हें उसे बता देना चाहिए माहिरा। हिमेश मल्होत्रा की तरफ देखते हुए रुद्राक्ष बोला तो अनाहिता ने हिमेश मल्होत्रा की तरफ देखकर एक्सप्लेन किया, अगर मैं सच कहूं तो मेरी मॉम के मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, इसलिए उन्होंने कभी तुम्हें छूने नहीं दिया। उन्होंने सिंपली तुमसे अपनी चीजों के लिए और ज़रूरत के लिए शादी की थी, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वह जिस इंसान को अच्छा इंसान समझकर शादी कर रही है वह भेड़ की खाल में भेड़िया होगा। हिमेश मल्होत्रा के चेहरे की एक्सप्रेशन खराब हो गए और वह चिल्लाया, यह इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जिस रात हमारी शादी हुई थी वह अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले ही उसे कुछ याद आया।
तो वह चुप हो गया। अचानक से उसे याद आया कि सीता और उसके बीच में सिर्फ एक ही बार रिश्ता बना था, वह भी उनकी शादी की रात, सुहागरात वाली रात को। लेकिन उस दिन भी उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और उसे बिल्कुल याद नहीं था कि उसे पूरी रात में हुआ क्या है। उसे बस इतना ही याद था कि अगली सुबह जब वह उठा तो उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे और बेडशीट पर खून लगा हुआ था। उस वक्त उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और यही लगा उसे कि नशे में होने की वजह से उसे कल रात क्या हुआ याद नहीं है। लेकिन अब उस बारे में सोचकर उसे ऐसा लग रहा था कि उसे रात कुछ गड़बड़ हुई थी। अगर इस बात को साइड में भी रख दिया जाए कि सीता हमेशा उससे कोल्डली बिहेव करती थी, तो उसे रियलाइज हो गया कि एक शादीशुदा नया जोड़ा एक बार ही करीब आए शादी के इतने सालों के बीच में भी यह कोई नॉर्मल बात नहीं थी। सचमुच अनाहिता उसकी बेटी नहीं थी। उसने किसी और के बच्चों को इतनी देर तक पाला था। इस बारे में सोचकर उसके अंदर एक अजीब सा गुस्सा करने लगा। अपनी लाल आंखों के साथ हिमेश मल्होत्रा चिल्लाया, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अनाहिता ने आगे की तरफ झुकते हुए कोल्डली कहा। इस बार तुम वह हो जो मुसीबत में हो और तुम्हें कैसे हैंडल करना है उसकी डोर मेरे हाथ में है, इसलिए तुम्हारा इस सिचुएशन पर कोई कंट्रोल नहीं है। बताओ हिमेश मल्होत्रा, तुम्हें मौत चाहिए? क्या मैं पहले तुम्हारे पैर काटूं या फिर हाथ? सोचने दो मुझे। तुमने अपने इन्हीं हाथों का इस्तेमाल किया था ना मेरी मॉम को बिल्डिंग से धक्का देने के लिए? नहीं। अचानक से हिमेश मल्होत्रा को डर का एहसास हुआ और वह चिल्लाया, मर्डर क्राइम है, तुम यह नहीं कर सकती, तुम्हें फांसी हो जाएगी। यह सुनते ही अनाहिता ने उसे थप्पड़ मारा और उसके बाद उसने अपना हाथ रुमाल लेकर ऐसे साफ किया जैसे वह कोई कचरा हो और फिर रुमाल फेंकते हुए बोली, डोंट वरी, मैं तुम्हें और अनीता को इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगी। यह तुम लोगों के लिए बस छोटी सजा हो जाएगी। हम तुम्हारे साथ स्कोर सेटल एक एक करके करेंगे और सबसे पहले गांव वालों के साथ अपने पोस्ट को ठीक करते हुए अनाहिता ने रुद्राक्ष की तरफ मुड़कर कहा, जो मैंने मटेरियल्स पहले से तैयार किए थे उन्हें बाहर भेजो। ऑलराइट, वह सब कोर्ट में पहुंच जाएगा, रुद्राक्ष बोला। तभी अचानक उसे किसी की इंसान का ख्याल आया और उसने अनाहिता को याद दिलाते हुए कहा, माहिरा, अगर तुम्हें सब लीगल तरीके से करना है तो तुम अपने ग्रैंड स्टूडेंट को फोन क्यों नहीं करती? ग्रैंड स्टूडेंट? अचानक से अनाहिता को याद आया और वह बोली, तुम्हारा मतलब है मिस्टर माहेश्वरी का स्टूडेंट, वह फैंटास्टिक चेस प्लेयर? रुद्राक्ष ने तुरंत हाँ मैं सर हिलाया और कहा, उसका प्रमोशन 2 महीने पहले हुआ है और जहां तक मुझे अंदाजा है कोर्ट में जितने भी लोगों को मैं जानता हूं वह उन सबसे बड़े पोस्ट पर है। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी उसे कांटेक्ट करती हूं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वह इन सब में फंसना चाहेगा या नहीं, अनाहिता ने धीरे से कहा और मिस्टर माहेश्वरी के फेवरेट स्टूडेंट श्रवण को कॉल लगाया। एक बार कॉल कनेक्ट हुआ तो अनाहिता ने अपने सारे ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन किया और वहीं उसे इस बात का भी डर था कि कहीं श्रवण उसे गलत ना समझ ले, क्योंकि वह था तो अनाहिता के लिए अनजान ही। लेकिन जो अनाहिता को उम्मीद नहीं थी वही हुआ। दूसरी तरफ से उसने श्रवण की खुशी भरी आवाज सुनी, जरूर टीचर, आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, मैं जितनी हो सके उतनी कोशिश करूंगा उसे सॉल्व करने की, मुझे सारी डिटेल्स भेज दीजिए, मैं उसे डबल उम्र कैद की सजा करवाऊंगा। अनाहिता बिल्कुल हैरान थी। अब उसे समझ में आ रहा था कि मिस्टर माहेश्वरी समर्थ की इतनी तारीफ क्यों करते थे, और वही हिमेश मल्होत्रा उनकी बातें सुनकर कांपना शुरू कर चुका था। अनाहिता, भले ही मेरे तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर नहीं हूं मैं, मगर मैं तुम्हें इतने सालों तक बड़ा किया है, तुम इतनी अनग्रेटफुल होकर मुझे जेल कैसे भिजवा सकती हो? अनग्रेटफुल? अनाहिता ने हंसते हुए कहा, क्या तुम मेरी माँ के मर्डर नहीं हो? नहीं, मैंने उससे नहीं मारा है, मैं नहीं था, वह इन सब के लिए अनीता रिस्पॉन्सिबल है, उसी ने उस बूढ़ी औरत को कांटेक्ट किया था और मुझे धमकाया भी था कि मैं तुम्हारी माँ को उसे बिल्डिंग से धक्का दूं। माहिरा, मुझ पर भरोसा करो। वही अनाहिता जिसने हिमेश मल्होत्रा की किसी भी बात पर ध्यान न देने का फैसला किया था। जैसे ही उसने उसके मुंह से बूढ़ी औरत सुना तो उसके कान खड़े हो गए और उसने अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछा, क्या तुम्हें अभी भी याद है कि वह कैसी दिखती थी? उसकी बात सुनकर हिमेश मल्होत्रा ने ना में सर हिलाया, तभी कहा, यह बात वक्त बहुत पहले की है, इसलिए मुझे नहीं याद, बस मुझे इतना ही याद है कि उसकी आईब्रो के पास एक बड़ा सा मस्सा था। क्या बस इतना ही? मुझे बस इतना ही याद है। हिमेश मल्होत्रा लगभग रोने वाला था। अगर वह जेल में बंद हो गया तो उसके साथ क्या होगा? उसे हमेशा से ही पैसे और फिर ईगो से बहुत प्यार था, जैसे ही वह जेल जाएगा उसके हाथ से सब कुछ चला जाएगा।
अनाहिता अपना फिर से गला साफ किया और हिमेश मल्होत्रा फिर से उसे मदद की भीख मांग पाता उससे पहले ही बोली, अच्छी बात है, अब तुम मेरे लिए किसी काम की नहीं हो रुद्राक्ष, इसे लेकर जाओ, मैं दोबारा से इसका चेहरा नहीं देखना चाहती। शयोर, रुद्राक्ष के एक इशारे से ही दो बॉडीगार्ड ने हिमेश मल्होत्रा को खींचते हुए गाड़ी की डिक्की से बाहर निकाला और उसे स्पेशलाइज्ड फोर्स के डिटेंशन एरिया में ले जाया जाने लगा। जब हिमेश मल्होत्रा को एहसास हुआ कि वह कहाँ है तो उसके पैर कमजोर हो गए। स्पेशलाइज्ड फोर्स? मैं यहाँ क्यों हूँ? मुझे अंदर नहीं जाना, मैं जेल जाऊंगा। रुद्राक्ष डेविल स्माइल के साथ कहा, चिंता मत करो, तुम दोनों ही जगह पर बहुत ही लंबा वक्त बिताने वाले हो। हिमेश मल्होत्रा ने जितने गुनाह किए थे उसके वजह से उसे उज्ज्वल लीगल एब्यूज मिलेगा और उसके बाद उसे स्पेशलाइज्ड फोर्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जहां उसकी पूरी जिंदगी बहुत ही बुरी हालत में बीतेगी। अनीता की तरह ही उस वही किस्मत झेलनी होगी जिसमें वह हर रोज मौत से ज्यादा दर्द रहेगा और मौत की भीख मांगेगा। हिमेश मल्होत्रा को जाते हुए देखकर अनाहिता ने अजीब सी टोन में रुद्राक्ष से पूछा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग पर्सनली से अपनी कैद में रखें और उसे टॉर्चर करें, कानून का सहारा ले जाने की बजाय? यह सुनकर रुद्राक्ष ने अनाहिता का हाथ पकड़ा और सहलाते हुए बोला, इस तरह के इंसान के लिए तुम्हें कानून तोड़कर अपराधी बनने की कोई जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल वह एक इंसान है और मुंबई में उसके काफी सारे कनेक्शंस और जाने वाले लोग हैं। अगर किसी ने पुलिस में उसके मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर दी तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। अनाहिता ने हमें सर हिलाते हुए कहा, तुम सही कह रही हो, मुझे अभी भी उस मिस्टीरियस इंसान से अपना बदला लेना है। मैं मुसीबत में नहीं फंस सकती, वह वैसे भी इन्वेस्टमेंट होते के लिए। यह सुनकर रुद्राक्ष हैरान हो गया और उसने कहा, मेरा मतलब वह नहीं था। क्या तुम एक बार अपने लिए नहीं सोच सकती? क्यों ना तुम यहीं पर रुक जाओ और जैसा कि अनीता ने कहा, अगर वह लोग इतने खतरनाक होंगे तो हम कैसे डील करेंगे हम उनसे? यह सुनते ही रुद्राक्ष ने अपनी भौहें आपस में सिकुड़ते हुए कहा, जितनी दूर मैं आ गई हूँ उसके बाद मेरे पास रुकने का ऑप्शन नहीं है, और उसके अलावा वह बूढ़ी औरत जिसके बारे में अनीता और हिमेश मल्होत्रा ने बताया वही असली मास्टरमाइंड इन सब के पीछे, कि मैं उन्हें माफ कैसे कर सकती हूँ? कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन है और कहाँ है वह लोग। मैं अपनी मॉम का बदला लेकर रहूंगी। आखिर में जब अनाहिता को रुद्राक्ष नहीं मना पाया तो वह चुप हो गया, क्योंकि वह उसके आगे कुछ नहीं कर सकता था। ठीक उसी वक्त अनाहिता के फोन पर मैसेज नोटिफिकेशन आया। जब उसने उसे क्लिक किया तब उसे पता चला कि वह त्रिशा का था। किसने तुम्हें मैसेज भेजा है? रुद्राक्ष ने उसके फोन में झांकने की कोशिश करते हुए कहा, और जब उसने देख लिया तो उसने कुछ सेकंड बाद मुंह बनाते हुए बोला, क्या यह वही तुम्हारी फिर से दोस्त है? वह एक्चुअली तुम्हें याद दिला रही है कि तुम्हारे एग्जाम 2 दिनों में है और तुम्हें वापस यूनिवर्सिटी बुलाना चाहती है पढ़ाई के लिए। उसकी दोस्त ने उसे पढ़ाई के लिए ही तो वापस बुलाया है। तुम्हारी टोन ऐसी क्यों हो गई है? क्या तुम एक लड़की से जलन कर रहे हो? रुद्राक्ष ने अपने हाथ वेव करते हुए कहा, मुझे बिल्कुल जलन नहीं हो रही है। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी दोस्त है, लेकिन मुझे तुम्हारी आवाज से जलन क्यों महसूस हो रही है? तुम चीज इमेजिन करने लगी हो। रुद्राक्ष ने अपना सर उठाते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें भी यूनिवर्सिटी वापस चले जाना चाहिए। बाकी सब जो कुछ भी यहाँ है मामला में संभाल लूंगा। अभी वापस जाने का कोई पॉइंट नहीं है। मैं पहले हिमेश मल्होत्रा से निपटूंगी। आफ्टर ऑल यह 1 या 2 दिन में हो जाएगा। शयोर, रुद्राक्ष तुरंत मान गया। उसने भी अनीता को वापस यूनिवर्सिटी जाने के लिए फोर्स नहीं किया, क्योंकि अगर वह नहीं जाएगी तो कम से कम उसके साथ रहेगी। जल्दी ही ऑनलाइन मीडिया पर यह खबर फैल गई। इस दौरान बहुत सारे डिसीजंस न्यूज़ को स्क्रॉल कर रहे होते हैं। राइट टाइमिंग पर रुद्राक्ष ने मेजर ऑनलाइन मीडिया फॉर्म्स पर यह न्यूज़ रिलीज करवा दी और फिर सिंघानिया एंटरटेनमेंट कंपनी के बड़े बड़े स्टार्स को भी यह सब सोशल मीडिया पर फैलाने के लिए कह दिया। इतने बड़े स्टार्स के पॉपुलैरिटी की वजह से वह खबर बहुत ही आग की तरफ फैल रही थी और उसका टाइटल था 177 टूटे हुए घर। अब वह एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका था ऑनलाइन, और इतना ट्रेंड होता हुआ देखकर सब लोग उसे एक बार क्लिक करके पढ़ जरूर लेते थे। उस न्यूज़ में अच्छे से डिस्क्राइब किया गया था कि हिमेश मल्होत्रा के गांव में घरों की हालत कैसी थी। वहां पर कम से कम 180 घर थे, जिनमें हर एक घर में 100 से भी ज्यादा क्रैक पड़े हुए थे, और उसके अलावा 10 घर ऑलरेडी गिर चुके थे और बहुत सारे घर उसी की तरह गिरने की कगार पर पहुंच चुके थे। और यह सब हिमेश मल्होत्रा के माइंड में ब्लास्ट होने की वजह से हो रहा है, और वह बिना किसी इस सोच समझ के हो।
वह अपनी माइंस में अभी भी ब्लास्ट किया जा रहे हैं। उस माइनिंग कंपनी ने अपने वर्कर्स की सैलरी भी नहीं दी है, जो लगभग 50 लाख रुपए है, और वहां के खुदाई करने वाले ज्यादातर लोग गांव वाले हैं जो गरीबी में अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं, जबकि उसे माइन का ओनर एक लग्जरियस लाइफ जी रहा है। उसने मुंबई में भी एक खरीदा है और अपने पुराने घर को एक लग्जरियस विला में बदलने का प्लान कर लिया था। यह न्यूज़ इतनी डिटेल में लिखी गई थी, यह उसने हर एक डिसीजन के आउटरेज को ट्रिगर कर दिया और गुस्सा दिला दिया। तुरंत ही कमेंट सेक्शन में गालियों की भरमार हो गई। सिट लोग, कितने घटिया लोग हैं, इनमें दिल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। यही सबसे इनरिस्पॉन्सिबल और घटिया कंपनी है जिसके बारे में मैं आज तक सुनना है। हिमेश मल्होत्रा, तुम्हें मर जाना चाहिए। है भगवान, मेरी सचमुच यह जानकर शौक हूं कि इस दुनिया में कैसे कैसे घटिया लोग हैं और उनके काम अभी तक दुनिया के सामने नहीं आए हैं। अरेस्ट करो उसे और 100 सालों के लिए जेल में डाल दो। उसके लिए 100 साल बहुत कम है, जब तक वह मर नहीं जाता तब तक उसे जेल में डालो। जितने नेटिज़न से उसे न्यूज़ को देख रहे थे उतना उन्होंने मल्होत्रा परिवार के माइनिंग कंपनी के बारे में पता लगाना शुरू किया। इत्तेफाक से नताशा भी उन्हीं में से एक थी। हिमेश मल्होत्रा, क्या यह अनाहिता के डैड नहीं है? यह सोचते ही नताशा के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। अनाही के इस तरह का पिता होने के बाद अनाहिता बच नहीं सकती है। वह इतने दिनों से अपने स्टेटस का इस्तेमाल कर रही होगी कि वह मल्होत्रा परिवार की बेटी है बेनिफिट गेन करने के लिए, लेकिन अब वक्त आ गया है कि वह उसके लिए प्राइस भी पे करें। एक अनजान अकाउंट से लॉग इन करते हुए नताशा ने कमेंट किया, क्या मैं ही इकलौती हूँ या फिर सबको पता है अनाहिता जो श्योर कॉफी के ब्रांड एम्बेसडर है वह हिमेश मल्होत्रा की बेटी है। अपना यह कमेंट करने के बाद नताशा शांति से इंतजार करने लगी कि सारा गुस्सा अब अनाहिता के ऊपर निकलेगा। जल्दी ही सारे डिसीजंस अनाहिता के ऊपर अपना गुस्सा निकालने लगे। नताशा ने कमेंट करके यह भी उन्हें बता दिया कि एग्जाम आने वाले हैं, फिर भी है अनाहिता ने कॉलेज से छुट्टी ले ली है। पक्का यह उसकी डैड की वजह से ही होगा और वह सबके सामने नहीं आना चाहती होगी। वह बस अब भगवान के भरोसे थी कि वह इन सब की वजह से अनाहिता को कंट्रोवर्सी में फंसा सके, लेकिन उसे डर था कि उसके कमेंट पर किसी नेटिज़न का ध्यान नहीं जाएगा, इसलिए उसने जल्दी से कुछ प्रोफेशनल ट्रेडर्स को भी हायर किया ताकि उसकी कमेंट को हॉट टॉपिक बनाया जाए। थोड़ी देर बाद उसने काफ़ी खुशी के साथ अपने कमेंट के रिप्लाई पढ़ना शुरू किया। लेकिन आगे करने में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 289 सब अनाहिता के साथ है। अब तक आपने सुना कि अनाहिता और रुद्राक्ष मिलकर हिमेश मल्होत्रा और अनीता को लीगल तरीके से सजा दिलाने की बात पक्की करते हैं और इन सब के बारे में ऑनलाइन खबर भी फैला देते हैं। अब आगे कुछ मिनट के बाद जब नताशा ने अपना फ़ोन को ओपन किया था उसने नोटिस किया कि उसकी कमेंट के नीचे हज़ारों रिप्लाई आए हैं, और जिन लोगों को उसने पैसे देकर रोल करने के लिए कमेंट किया था उनके अलावा और भी बहुत रिप्लाई थे। वह इतना इंसेंट रिस्पांस को देखकर हैरान हो गई। इन सब का मतलब साफ था कि अनाहिता का ऑनलाइन बहुत काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। पूरे मामले को लेकर नताशा को एक मिक्स फीलिंग महसूस होने लगी। ऑनलाइन अनाहिता इतना सारा टेंशन कैसे अट्रैक्ट कर सकती हैं? वह रियल लाइफ में पॉपुलर है यह बात दूसरी है, लेकिन अनाहिता ऑनलाइन जितनी पॉपुलर है इस बात को देखकर नताशा को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन जल्दी उसने शांत किया। आफ्टर ऑल अनाहिता इस वक्त पॉपुलर नहीं हो रही थी सही चीज़ों की वजह से, जैसे कि उसके पियानो परफॉर्मेंस और ट्रांसलेशन, बल्कि इस वक्त वह अपने डैड की हार्टलेस एक्शंस की वजह से चर्चा में बनी हुई थी। कमेंट्स उसके नीचे पक्का नेगेटिव ही होंगे। लेकिन हाँ बिल्कुल, हिमेश मल्होत्रा क्या है? वह मल्होत्रा ग्रुप का सीईओ नहीं है जिसने हमारी प्यारी गोडेस को परिवार से बाहर निकाल दिया था। इसके बारे में यह कमेंट देखकर नताशा ने हाँ में सर हिलाया और कमेंट किया, हाँ बिल्कुल अनाहित का डैड है हिमेश मल्होत्रा। लेकिन अगले ही सेकंड कमेंट आया, उसे इस तरह के यूजलेस और घटिया इंसान की बेटी होने की जरूरत ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि उसे घर से भी इसलिए निकल गया क्योंकि वह उसके गलत कामों में साथ नहीं देती होगी। हाँ ऐसा ही हुआ होगा, जितनी वह अच्छी है और जितना हो वह मासूम दिखती है उसका दिल भी सोने का होगा। उसे घर से भी इसलिए निकल गया होगा क्योंकि उसने हिमेश मल्होत्रा को यह सब करने से रोका होगा। मेरी गोडेस कितनी काइंड और दयालु है, कितनी बुरी बात है उसके साथ इतना बुरा हो रहा है। मैं कसम खाता हूँ कि मैं कुछ भी हो जाए उसे प्रोटेक्ट करूँगा।
यह सारे कमेंट देखकर नताशा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। हो क्या रहा है? क्यों हो रहा है? कमेंट्स तो नेगेटिव होनी चाहिए, तो यह लोग अनाहिता की साइड क्यों ले रहे हैं? नताशा ने अपनी आंखें छोटी करते हुए और नीचे के और कमेंट्स को स्क्रॉल किया, लेकिन सारे के सारे कमेंट्स में अनाहिता को ही मासूम दिखाया गया था। उससे सिंपैथी जाहिर की गई थी और उसे कहा गया था कि वह हिमेश मल्होत्रा जैसे इंसान से दूर रहे। गुस्से में नताशा हो क्लासरूम से बाहर निकल गई और वॉशरूम में जाकर उसने पैर पटकने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह लगभग गिरने ही वाली थी। वॉश बेसिन को पकड़ते हुए वह अपना गुस्सा निकालने लगी। आजकल के नेटिज़न को हो क्या गया है? उसने कभी ऐसा फैंस का ग्रुप नहीं देखा था जिन्हें मैनिपुलेट करना इतना मुश्किल हो। अपने इस गुस्से में नताशा को मन ही नहीं हो रहा था कि वह अपने फ़ोन की तरफ देखें, लेकिन उसे यह बात नहीं पता थी कि एक और ट्रेंडिंग टॉपिक ऑनलाइन चल रहा था जिसने उसे मिस कर दिया है। जब नताशा गुस्से में अपने चेहरे पर पानी मार रही थी और अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रही थी, तभी क्लासरूम की बेल बजी। अपने आप को कंट्रोल करते हुए वह वापस क्लास में जाने लगी। क्या फर्क पड़ता है कि अनाहिता ऑनलाइन नेटिज़न से जीत गई तो? आखिर में वह एम्बारासमेंट की वजह से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही है। मंथली एग्जाम्स 2 दिनों में होने हैं। इतने सारे सेशन में मिस करने के बाद अगर वह टॉप 20 में नहीं पहुंची तो शेखर उसे पक्का निकाल कर बाहर फेंक देगा। तब वह उसके रिजल्ट्स को ऑनलाइन पोस्ट कर देगी और टॉप स्टूडेंट होने की जो रेपुटेशन है उसकी वह बर्बाद हो जाएगी और इन सब के लिए उसे शांत रहना होगा। जब तक नताशा क्लास में लौटी तब तक शेखर नहीं लौटा था। अपनी सीट पर बैठने के बाद उसने अपने क्लासमेट से क्यूरियस होकर पूछा, शेखर सर फिर से क्यों लेट है? वह तो हमेशा क्लास की बेल बजाने से पहले ही आ जाते हैं। उसके क्लासमेट ने ना में सर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, जब से उनकी शादी हुई है तब से वह काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। शायद वह अपनी शादी से कुछ ज्यादा ही खुश है और वह अपनी वाइफ को अकेला छोड़कर आने ही नहीं चाहते। राव हैरान नताशा ने पूछा, उनकी शादी कब हुई? मैंने क्यों नहीं इस बारे में सुना? यह सुनते ही वह क्लासमेट हैरानी से बोले, कॉलेज के हर एक बच्चे को पता है, तुमने इस बारे में क्यों नहीं सुना? क्या तुम्हें नहीं पता कि उस वक्त जब शेखर सर और फेमस डॉक्टर दिव्या के बारे में खबर फैली ही थी तो कॉलेज ने उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कहा था उनकी एक्शंस की, ताकि वह अपना नाम क्लियर करें, तभी यहाँ आकर पढ़ा पाएंगे। और इसी के वजह से उन दोनों ने अगले ही दिन अपनी शादी रजिस्टर करवा ली है। इसलिए शायद उनका ध्यान हम पर कम है। लेकिन हम लोग ऑलरेडी दोपहर के सेकंड पीरियड में है। उदास होते हुए नताशा ने मुंह लटका लिया। उसने मुंबई यूनिवर्सिटी में आने के लिए जितना प्लान किया था उसकी वजह से ही वह शेखर के इस तरह बच्चों पर ध्यान न देने की वजह से उदास थी। ठीक उसी वक्त नताशा ने अपने पीछे बैठे स्टूडेंट को कुछ डिस्कस करते हुए सुना, लेकिन जैसे ही उनकी बातों के बीच में से अनाहिता का जिक्र सुना उसके कान खड़े हो गए और वह अपने आप को पीछे मुड़ने से रोक नहीं पाई। क्या तुम लोग अनाहिता के बारे में बात कर रहे हो? नताशा ने एक फ्रेंडली और बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ पूछा, लेकिन वह बाकी 2 स्टूडेंट्स उसे ऐसे घूर कर देखने लगे जैसे वह दुनिया की सबसे बड़ी दुश्मन हो। ऑकवर्डली स्माइल करते हुए नताशा ने एक्सप्लेन किया, प्लीज मुझे गलत मत समझना, सचमुच मेरा अनाहिता के साथ कुछ झगड़ा थे इससे पहले, लेकिन सब कुछ सॉल्व हो गया है। यह सुनते ही एक स्टूडेंट ने शक करते हुए पूछा, सचमुच? नताशा ने हाँ में सर हिलाया और कहा, सचमुच वह कोई बड़ा झगड़ा तो था नहीं, वह बस 2 लड़कियों के बीच की बात थी। जैसे ही नताशा ने यह कहा वह दोनों क्लासमेट उससे नॉर्मल हो गए। रिलीफ फील करते हुए नताशा ने कंसर्न होने का नाटक करते हुए कहा, एक्चुअली मुझे अनाहिता के ऊपर दया आती है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि उसके डैड इतनी बुरी इंसान होंगे जिन्होंने मासूम इंसानों की सैलरी रोक कर रखी इतने सालों तक और उन्हें तड़पाया। जब अनाहिता अपने डैड के पैसे इस्तेमाल कर रही होगी तो वह उन्हीं मजदूरों के ही पैसे होंगे। इसके बारे में उसे बेचारी को पता भी नहीं था। अब पक्का उसे गिल्टी फील हो रहा होगा। कितनी बुरी बात है। जब नताशा ने यह कमेंट किया तो इंतजार करने लगी कि उसके बाद सुनकर कैसे क्लासमेट का ओपिनियन अनाहिता के लिए बदलता है। उसे लगा कि उसके यह बातें कही होगी उन सभी लोगों को कन्विंस करने के लिए कि इसमें अनाहिता की भी गलती थी। लेकिन जब नताशा ने दोबारा नजर उठाकर उनकी तरफ देखा तो उस नजर आया कि वह लोगों से गुस्से में घुर कर देख रहे हैं, जिससे उसके एक्सप्रेशन जम गए और उसने पूछा, क्या बात है? क्या तुमने वह न्यूज नहीं पढ़ी? उनमें से एक ने एक्सप्लेन किया, अनाहिता ने कभी हिमेश मल्होत्रा का एक भी पैसा इस्तेमाल नहीं किया।
यह सुनते ही नताशा ने हैरान होते हुए कहा, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी एक लड़की बोली, अगर तुम्हें हमारी बातों पर भरोसा नहीं है तो खुद ही न्यूज़ अपने आप पढ़ लो। ठीक है, फिर तो मैं न्यूज़ पढ़ लेती हूँ। थोड़ी बहुत सोचने समझने के बाद नताशा ने अपने फ़ोन पर न्यूज़ चेक की तो उसे दो नई ट्रेडिंग हेडलाइंस दिखाई दी। हिमेश मल्होत्रा खूनी है और हिमेश मल्होत्रा ने राठौड़ परिवार के पैसों पर कब्जा किया। नताशा ने तुरंत पहले हेडलाइन पर क्लिक किया तो उसमें हिमेश मल्होत्रा से रिलेटेड न्यूज़ थी कि कैसे वह अपनी शादी में धोखा कर रहा था और उसने अपनी मिस्ट्रेस के साथ मिलकर सीता राठौर को मार डाला और उसे एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी अटैच थी, जिसे नताशा ने अपने कान के पास ले जाकर सुना। उसे रिकॉर्डिंग में आवाज़ अनीता की थी, जिसमें वह बता रही थी कि कैसे उसने और उसकी हिमेश मल्होत्रा ने मिलकर सीता राठौड़ को मार डाला और उसे सुसाइड का नाम दे दिया, और उसके अलावा और लोगों ने गुंडों को पैसे भी दिए अनाहिता को किडनैपर करने के लिए, जो उस वक्त बहुत ही छोटी थी। वह सुनने के बाद नताशा ने सेकंड ट्रेंडिंग टॉपिक पर मिक्स फीलिंग्स के साथ क्लिक किया। उस न्यूज़ में उसे दिखाया गया कि कैसे हिमेश मल्होत्रा ने सीता राठौड़ की मौत के बाद पूरे राठौर परिवार के पैसे पर कब्जा कर लिया, और उसे न्यूज़ के आखिर में एक डोनेशन रिसीवर्ड की पिक्चर थी। यह कहा जा रहा था कि अनाहिता ने 2 लाख का डोनेशन किया था और उसके नीचे अनाहिता का पर्सनल कमेंट था, यह वही पैसे हैं जो मल्होत्रा परिवार में लौटने पर मुझे खर्च के लिए दिए गए थे। मुझे यह पैसे नहीं चाहिए, इसलिए मैंने उन ऑर्गेनाइजेशन को डिलीट कर दी जो मिसिंग बच्चों को बचाने और उनके परिवार के पास लौट में मदद करते हैं, ताकि मुझ जैसे और बच्चों को अपना बचपन बुरी तरह न बिताना पड़े। यह सब पढ़कर नताशा के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। अनाहिता को सचमुच नाटक करना बहुत अच्छे से आता है, तभी उसके पीछे बैठी क्लास में इंसिस्ट कर रही थी कि उसने हिमेश मल्होत्रा के पैसे कभी इस्तेमाल नहीं किया। अगर उसने यह न्यूज़ पहले पढ़ ली होती तो वह मैं क्लासमेट से इस बारे में कभी बात ही नहीं करती। ऐसा करके उसने उन सबके सामने अपने ही रिपीटेशन खराब कर ली है। अपने फ्रस्ट्रेशन में है नताशा में आंखें बंद कर ली। तभी उसने दोनों लड़कियों को आपस में बात करते हुए सुना, मैं सोच भी कैसे सकती हूँ कि अनाहिता और नताशा के बीच सच ठीक हो गया है। अगर मैंने न्यूज़ पहले नहीं पढ़ी होती तो मुझे यही लगता कि अनाहिता भी अपने डैड की तरह ही बुरी इंसान है। नताशा सचमुच बहुत ही वियर्ड इंसान है, अगली बार उससे बात करना अवॉइड करना होगा। उनके कमेंट सुनकर नताशा ने अपने नाखून गुस्से में टेबल पर करना शुरू कर दिए और इसकी वजह से उसके आगे तुरंत टूट गए। आउच! दर्द में कराहते हुए उसने देखा तो उसके नाखूनों से खून निकल रहा था। डैम इट! उसने दिल ही दिल में अनाहिता को हजारों गालियां दी। यह दुनिया सचमुच बहुत अनफेयर थी। ठीक उसी वक्त दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और कदमों की भी शेखर आ गया था। लेट आने के लिए सॉरी एवरीवन, प्लीज़ पेज नंबर 110 खोलिए। हम नया कुछ नहीं पढ़ेंगे बल्कि पुराना जो हमने पहले पढ़ा है उसे रिवाइज करेंगे। पहले हम अटेंडेंस ले लेते हैं सबका। जैसे ही शेखर ने यह बात कही उसने क्लास रजिस्टर खोल लिया, लेकिन जैसे ही उसने अनाहिता का नाम लिया किसी ने जवाब नहीं दिया। उसे खाली सीट को देखकर शेखर ने वीरेन जो उसके बगल में ही बैठा था उससे पूछा, वीरेन क्या अनाहिता आज भी एब्सेंट है? वीरेन ने हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ सर, उसने 2 दिन की छुट्टी ली है घर पर मैटर सॉल्व करने के लिए। शेखर हंसा और उसने एक भी शब्द आगे नहीं कहा। वह हर रोज क्लास मिस कर रही है, उसे क्या लगता है कि वह कौन सी टैलेंटेड स्टूडेंट है? लेकिन शेखर को उसके ना होने पर और भी रिलैक्स और अच्छा महसूस होता था। वह जब अनाहिता उसके पास होती थी तब उसे हर वक्त स्ट्रेस फील होता था। क्या अनाहिता अगर एग्जाम में नहीं आ पाई तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह मेरी क्लास से जा सकती है। उसके बाद उसे उसका अनाइंग फेस देखना नहीं पड़ेगा। अपनी इस खुशी को साइड में रखते हुए शेखर ने टेक्स्ट बुक खोलकर पढ़ाना शुरू किया। रिवीजन के बीच में ही शेखर का दिमाग दूसरे दिशा में चला गया और उसके चेहरे पर खराब एक्सप्रेशन आ गए। पिछले कुछ दिनों में वह यूनिवर्सिटी के टीचर क्वार्टर में ही रह रहा था, जिससे उसके कुछ दिन शांति से बीते। लेकिन कल दोपहर को ही दिव्या यूनिवर्सिटी आ गई और प्रिंसिपल दीक्षित के सामने ही उसने उसे घर आने के लिए इंसिस्ट किया। वह प्रिंसिपल के सामने अपना गुस्से पर कंट्रोल नहीं खो सकता था, इसलिए आखिर में हार माननी पड़ी। तेजी से मुंह बनाते हुए शिखर को अनाहिता पर और गुस्सा आने लगा। अगर अनाहिता और रुद्राक्ष नहीं होते तो उसे दिव्या से शादी करने की जरूरत ही नहीं होती। दिव्या हमेशा उसके आसपास घूमती रहती है। सर, जब एक स्टूडेंट ने शेखर को इस तरह अपने ही ख्यालों में देखा तो उसने शेखर को ही याद दिलाते हुए कहा, सर हमने चैप्टर खत्म कर लिया। अपने होश में वापस आते हुए शेखर ने खुद को बार बार याद दिलाया कि वह इस तरह डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता।
इस वक्त उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपनी क्लास के ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मैक्सवेल यूनिवर्सिटी में एडमिट करवाया जा सके। और जहां तक बात रही दिव्या और अनाहिता की, वह जानता था कि उनके बारे में चिंता करने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। पूरे क्लास को देखने के बाद शेखर ने पूछा, इस क्वेश्चन का आंसर है 3.03, जिसके भी आंसर करेक्ट हुए हैं प्लीज वह अपना हाथों पर उठाएं उसके लिए। इस बात पर क्लास के आधे से ज्यादा बच्चों ने अपने हाथ उठा दिया। यह देखकर शेखर ने सेटिस्फैक्शन में हाँ में सर हिलाया। उसे काफी खुशी हुई यह जानकर कि स्पेशल क्लास के बच्चे बहुत ही अच्छे हैं पढ़ाई में। उन्हें मुंबई यूनिवर्सिटी से मैक्सवेल यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर होने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जब उसने चारों तरफ नजर घुमाई तो उसने नोटिस किया कि वीरेन ने भी हाथ उठाया था, लेकिन उसने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वह उसकी क्लास में कनेक्शंस के जरिए आया था, इसलिए शेखर को ऐसा फील होता था कि वह बाकी स्टूडेंट से कंपेयर नहीं हो सकता। इसलिए वह वीरेन जैसे किसी इंसान पर टाइम वेस्ट नहीं करने वाला था। अगर ऐसी बात है नताशा तो। फाइनली शेखर ने नताशा की तरफ देखते हुए कहा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक और रास्ता है, प्लीज बोर्ड पर आओ और सबको दिखाओ। जी सर। नताशा ने ऑलरेडी दूसरा आंसर खोज लिया था। जैसे ही वह बोर्ड के पास पहुंची उसने चौक लेकर बॉर्डर पर लिखना शुरू कर दिया। लेकिन जब उसने सवाल बनाना खत्म किया तो उसका आंसर था 0.418, जो करेक्ट आंसर से बिल्कुल अलग था। नताशा का यह देखकर एक्सप्रेशन डार्क हो गए। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 290, अनीता भाग गई। अब तक आपने सुना कि इंटरनेट पर अनाहिता के बारे में खबर देखकर नताशा सबको अनाहिता के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है, मगर उसकी चाल फैल हो जाती है। अब आगे क्या हुआ? क्या आंसर 0.03 नहीं होना चाहिए? नताशा को समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ उससे गलती हुई है, लेकिन जितना वह डेस्परेट होकर कोशिश कर रही थी उतना ही सवाल मुश्किल होता जा रहा था। आखिर में जब उसे सवाल सॉल्व नहीं हुआ तो उसके पास शेखर की मदद लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसकी तरफ देखकर शेखर ने कहा, जाकर पहले सीट पर बैठ जाओ। जी सर। अपने लिप्स बाइट करते हुए नताशा अपनी सीट पर बैठ गई। तभी शेखर ने पूछा, क्या कोई और है इस क्लास में जो बताना चाहेगा कि नताशा ने कहाँ गलती की है और उसे सुधारना चाहे? पूरे रूम में शांति फैल गई। उनमें से ज्यादातर को इस मेथड के बारे में पता ही नहीं था। नताशा की गलती निकालना तो दूर की बात है, लेकिन अचानक से किसी ने एक हाथ ऊपर किया। जैसे ही शेखर ने देखा कि वह हाथ वीरेन का है तो उसने तुरंत अपनी नज़र हटा ली। उसे याद था कि क्लास शुरू होते वक्त वीरेंद्र के रिजल्ट्स कैसे थे, वह यह जवाब कैसे जानता होगा। वह पक्का उसे परेशान करने का कोई नया तरीका सोच रहा होगा। शेखर बोला, अब जब किसी को इसका जवाब नहीं पता है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। नताशा ने बहुत सही तरीके से किया है, लेकिन उसने थर्ड फार्मूला में गलती कर दी। उसे थर्ड फार्मूला में यहाँ ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए था। एक्सप्लेन करते हुए शेखर ने ब्लैकबोर्ड पर लिखना शुरू किया। वहीं इस तरह इग्नोर होने की वजह से वीरेन की एक्सप्रेशन बहुत ही बिगड़ चुके थे, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं है बल्कि अपना हाथ नीचे कर लिया। ठीक उसी वक्त अद्विक को बर्दाश्त नहीं हुआ और वह गुस्से में बोला, क्या यह शेखर का बच्चा कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहा है? तुम अपने पढ़ाई को लेकर सीरियस हो गए हो और तुम्हें सही जवाब बताने के लिए हाथ भी उठाया, लेकिन उसने तुम्हें इग्नोर कर दिया। क्या यह उसके टीचर होने के नाते ड्यूटी नहीं है कि वह सारे स्टूडेंट को एक जैसा देखें? भूल जाओ। भले ही वीरेन थोड़ा अपसेट था, मगर उसने इग्नोर करने का फैसला किया। उसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि वह सीरियसली पढ़ाई करेगा और बिजनेस में ही अपना कैरियर आगे बढ़ाएगा, आर्मी ज्वाइन करने की बजाय। और उसे पता था कि उसे शेखर से बहस नहीं करनी चाहिए, लेकिन वह अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने अनाहिता की खाली सीट की तरफ देखा। अनाहिता पिछले 2 दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रही है? क्या जो ऑनलाइन हो रहा है उसकी वजह से वह अफेक्टेड है? नहीं, ऐसा नहीं चल सकता। उसे पक्का अपने भाई को कॉल लगाना होगा। जैसे ही क्लास की बेल बजी वीरेन सबसे पहले उठकर क्लास से बाहर भागा और उसे अपना फोन निकालकर अपने बड़े भाई राघव को कॉल किया। लेकिन शेखर की भौहें आपस में वीरेन को इस तरह डेस्परेटली बाहर जाता हुआ देखकर आपस में सिकुड़ गई। वह जानता था वीरेन इतने दिनों से पढ़ाई का नाटक कर रहा था। एक बुरा स्टूडेंट कभी भी अच्छा नहीं बन सकता, बुरा बुरा ही रहेगा। वही क्लासरूम के बाहर वीरेन ने अपने बड़े भाई राघव को 3 बार कॉल किया, मगर उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो उसने कोई चॉइस ना होने पर अनाहिता को कॉल किया, तो अनाहिता ने तुरंत उठा लिया और बिना किसी इमोशन के बोली, वीरेन
वीरेन एक अकेले कॉर्नर में गया और उसने कहा, अनाहिता, मतलब बॉस आप कहाँ है? ठीक है तो है ना आप? अनाहिता थोड़ा हैरान होते हुए बोली, मैं ठीक क्यों नहीं होगी? वीरेन थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया और फिर उसने कहा, मैंने वह ऑनलाइन न्यूज़ देखी। क्या जो वह कुछ हो रहा है उसे आप अफेक्ट हुआ है? अब अनाहिता को समझ में आ गया कि वीरेन ने उसे कॉल क्यों किया है, तो उसने मुस्कुरा का जवाब दिया, मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उसके अलावा मैं ही हूँ वह इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन रिलीज की है। क्या? वीरेन हैरान हो गया, लेकिन जब उसे याद आया कि कैसे न्यूज़ में बताया जा रहा था कि हिमेश मल्होत्रा ने सीता राठौड़ यानी कि अनाहिता की मॉम का खून किया है, तो उसके दिमाग में बात बैठ गई कि अनाहिता अपनी मां का बदला लेने की कोशिश कर रही है। एक राहत की सांस लेते हुए वीरेन बोला, यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आपके पास वक्त हो तो आप रिवीजन बहुत ज़रूर कर लीजिएगा। शायद इसकी ज़रूरत नहीं है, रिवीजन के बिना भी मुझे फर्स्ट पोजीशन मिल ही जाएगा, अनाहिता ने कैजुअली कहा। वह इस तरह अपने आप को प्राउड होकर नहीं कह रही थी, बल्कि वह सच कह रही थी। उसके कमेंट से वीरेन को राहत महसूस हुई और उसने तुरंत कॉल कट कर दिया, लेकिन ठीक उसी वक्त उसे फ़ोन से एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, किससे बात कर रही थी तुम? वीरेन को अपने ही रीढ़ की हड्डी तक ठंडक महसूस हुई। वह आवाज़ रुद्राक्ष जैसी क्यों लगी? पहले उसे थोड़ा बहुत शक था कि रुद्राक्ष किसी तरह अनाहिता से इन्वॉल्व था, और जिस तरह उसका भाई गायब हुआ है, उसे चिंता होने लगी अगर ऐसे ही चला रहा तो उसके भाई के हाथ से अनाहिता को अपना बनाने के लिए मौका निकल जाएगा। वह अपने लिए कभी भाभी ढूंढ नहीं पाएगा। अपना फ़ोन जल्दी से नीचे रखने के बाद वीरेन जल्दी से अपने क्लासरूम में लौट गया क्लास के लिए, और वही रुद्राक्ष एक परेशान डैड तरह जो वह काम कर रहा था वह रोककर अनाहिता के पास चला गया और उसने पूछा। अपना फ़ोन दिखते हुए अनाहिता ने जवाब दिया, मेरा क्लासमेट वीरेन, वह राघव का छोटा भाई है। वह बच्चा? रुद्राक्ष ने हाँ में सर हिलाया और पूछा, क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? अभी तक मुझे तो नहीं लगता, मैं कभी उसे किसी लड़की के साथ पहले नहीं देखा है। मैं उसे किसी लड़की से इंट्रोड्यूस करवा दूंगा है। अनाहिता हैरान हो गई और उसने क्यूरियस होकर पूछा, अचानक से तुम विलियन के लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए इतनी उतावली क्यों हो रहे हो? अनाहिता के सवाल पर इस बार रुद्राक्ष ने उसकी तरफ इंटेंशन नहीं देखा और कहा, ताकि वह मेरी वाइफ को बिना किसी रीज़न के परेशान करने के लिए फ़ोन ना करें। रुद्राक्ष की बात सुनकर नहीं था को अनाहिता हंसी आ गई और वह बोली, कम ऑन रुद्राक्ष, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, मैं उस तरह की लड़की हूं भी नहीं और ना ही वीरेन उस तरह का लड़का है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तुम्हें यह सब नहीं सोचना चाहिए, यह बात इस सिचुएशन में सूट नहीं करती है। अपनी भौहों आपस में सिकुड़ते हुए अनाहिता सीरियस होकर बोली, ऑनलाइन न्यूज़ में काफ़ी कंट्रोवर्सी इकट्ठा कर ली है और उसके अलावा टाइम हो गया है कोर्ट केस का। हाँ, सब कुछ कल तक ठीक हो जाएगा। अपनी पेट को स्ट्रेट करने के बाद अनाहिता ने अपनी घड़ी चेक करते हुए कहा, डिनर का टाइम हो गया है मिस्टर सिंघानिया, आपको रिपोर्ट देने के लिए मैं पर्सनली आपके लिए डिनर तैयार करूंगी, क्या खाना चाहेंगे आप? रुद्राक्ष ने इस बात पर एक डेविल स्माइल के साथ कहा, जो भी मैं चाहूंगा वह मुझे मिलेगा। अनाहिता को उसकी स्माइल थोड़ी अजीब लगी, मगर फिर भी उसने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। ऑल राइट, रुद्राक्ष ने एक कदम आगे आकर उसके कमर से पकड़ते हुए कहा, मुझे आज तुम्हें खाना है। अनाहिता स्पीचलेस हो गई, उसके गाल एम्बारासमेंट और शर्म से जलने लगे। उसने अपने दोनों हटाकर आगे करके रुद्राक्ष को दूर धक्का देते हुए कहा, क्या तुम थोड़े से सीरियस हो जाओगे? यह तुम्हारा ऑफिस है, अगर किसी ने हमें देख लिया तो? कोई मेरी परमिशन के बिना अंदर नहीं आ सकता। जैसे ही रुद्राक्ष बोला वैसे ही दरवाज़ा तेजी के साथ खुला। एक गुस्से वाले एक्सप्रेशन के साथ रुद्राक्ष ने दरवाजे की तरफ देखा तो उसे एक बॉडीगार्ड काफ़ी बेचैनी एक्सप्रेशन के साथ दिखाई दिया। अपनी भौहों आपस में सिकुड़ते हुए रुद्राक्ष ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतना पैनिक क्यों कर रहे हो? बॉडीगार्ड ने अपने सर नीचे किया और रिपोर्ट किया, सर, स्पेशलाइज्ड फोर्स ने रिपोर्ट किया है कि अनीता मिसिंग है। क्या? क्या? अनाहिता और रुद्राक्ष एक साथ बोले। क्या हुआ? क्या वह स्पेशलाइज्ड फोर्स के डिटेंशन सेंटर में नहीं लॉक थी? वह गायब कैसे हो सकती है? रुद्राक्ष ने सवाल पूछा, अपने माथे से पसीना पोंछते हुए। उस बॉडीगार्ड ने वही बात दोहरा दी जो स्पेशलाइज्ड फोर्स के मैसेंजर में थोड़ी देर पहले ही उसे बताई थी। जब अनीता बेहोश हो गई उसके दूसरे पनिशमेंट के दौरान तो उसे वापस सेल में ले जाकर छोड़ दिया गया ताकि होश में आने के बाद उसे फिर से सजा दी जाए, लेकिन जब वह लोग थोड़ी देर बाद उसके सेल में लौटे तो वह जा चुकी थी।
बॉडीगार्ड की पूरी बात सुनने के बाद फ्रस्ट्रेशन में रुद्राक्ष के भौहें आपस में सिकुड़ गई और अनाहिता ने पूछा, क्या कोई वहां जाकर उसे ले गया होगा? विनोद कहाँ है? बॉडीगार्ड ने जवाब दिया, हमने अनीता के गायब होने के बाद पहले वही चेक किया था। विनोद को जितनी गहरी चोटें लगी थी और उन चोटों में जिस तरह से इन्फेक्शन हो गया था, उसके वजह से जब तक वह मुंबई पहुंचा तब तक वह बेहोश हो चुका था। हमने उसे अस्पताल में भेज दिया है और उसका इलाज चल रहा था। उसे आधे घंटे पहले ही होश आया है और हमारे आदमी उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। उसने कुछ नहीं किया तो फिर कौन हो सकता है? अनीता के भागने की खबर सुनकर अनाहिता फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। उसने अपने लिप्स बाइट के लिए चिंता मत करो, रुद्राक्ष ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, हम उसे फिर से पकड़ लेंगे। अनाहिता ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन उसके अंदर ही कल अजीब सी फीलिंग आ रही थी। अनाहिता के डर को महसूस करते हुए रुद्राक्ष ने बॉडीगार्ड से स्पेशलाइज्ड फोर्स के उसे आदमी को अंदर बुलवाया। यूजुअली जिस कंपनी में स्पेशलाइज्ड फोर्स जाती थी वह हमेशा के लिए खत्म हो जाता था, इसलिए लोगों को शक ना हो और कोई गलतफहमी ना हो, इसलिए स्पेशलाइज्ड फोर्स के लोग सिविल क्लोथ में आए हुए थे। बॉडीगार्ड से जाने के बाद वहां पर रूम में 3 लोग बचे हुए थे, अनाहिता, रुद्राक्ष और वह स्पेशलाइज्ड फोर्स का ऑफिसर। उसे स्पेशलाइज्ड फोर्स के मेंबर ने काफी रिस्पेक्ट और डर के साथ रुद्राक्ष को ग्रिट किया, गुड मॉर्निंग कैप्टन। उस आदमी ने रुद्राक्ष को ऐसे ग्रिट किया और जो उसने कहा उसे अनाहिता हैरान हो गई और उसने रुद्राक्ष की तरफ मुड़कर देखा और पूछा, तुम स्पेशलाइज्ड फोर्स के कप्तान हो? रुद्राक्ष ने अपने हाथ हेल्पलेसली आगे की ओर सर हिलाकर बोला, मैं नहीं चाहता था, मगर उन्होंने मुझे यह पोजीशन लेने के लिए मजबूर किया। यह सुनकर अनाहिता ने मुंह बनाते हुए बोले, हाँ तुम और तुम्हारे ग्रेट अचीवमेंट, तुम तो ग्रेट रुद्राक्ष सिंघानिया हो। तुम्हें पता भी है कितने लोग मरे जा रहे हैं उस पोजीशन को हासिल करने के लिए, और तुम्हें मिली है तो तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। यह सुनकर रुद्राक्ष ने एक्सप्लेन किया, बाकी सब लोग इस पोजीशन को हासिल करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें इस पोजीशन से आने वाले फायदे चाहिए, लेकिन सिंघानिया ग्रुप कभी भी कोई गलत काम नहीं करता है और ना ही कोई रूल्स तोड़ता है, इसलिए मुझे पॉल्यूशन की जरूरत नहीं थी। इसके बाद उसने अपने आदमी की तरफ मुड़कर कहा, मुझे डिटेल में बताओ कि क्या हुआ था। यस सर, उस स्पेशलाइज्ड फोर्स के ऑफिसर ने पूरी घटना को फिर से दोहराया, लेकिन उसकी बातें भी सेम थी जो थोड़ी देर पहले बॉडीगार्ड बोलकर किया था। थोड़ी देर सोचने के बाद रुद्राक्ष ने पूछा, क्या कोई पार्टिकुलर इंसान आया था आज सेंटर में? हाँ सर, उसे आदमी ने जवाब दिया, लेकिन वह लोग पहले भी एक्सेल कंपनी में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पकड़े जा चुके थे और वह लोग अपने आप को सरेंडर करने आए थे। सरेंडर करने? रुद्राक्ष की आंखें छोटी हो गई और उसने कहा, उन्हें पता था कि उनके क्राइम्स कितने सीरियस है और कोई ऐसा तरीका तो नहीं है कि उन्हें अपनी क्राइम्स के लिए क्या सजा मिलेगी यह नहीं पता होगा। अगर वह लोग खुद को सरेंडर भी कर देते हैं तो उनकी सजा बहुत कम घटने वाली थी। यह सच में अजीब बात थी। उस ऑफिसर ने एक्सप्लेन किया, उसने कन्फेस किया कि उसका बार ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। यह सारे के सारे लोग आज जानबूझकर आए थे। रुद्राक्ष ने काफी सख्त एक्सप्रेशन के साथ ऑर्डर दिया, जाओ जाकर पता लगाओ कि क्या आज जिन 2 ग्रुप ने अपने आप को सरेंडर किया है वह रिसेंटली मिले थे या नहीं, और उसके अलावा क्या तुमने डिटेंशन एरिया के सर्विलेंस कैमरा चेक किया? हाँ सर, लेकिन पता नहीं कैसे वह कैमरा अचानक से आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है। जैसा कि उम्मीद थी, यह कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग थी। हमारे दुश्मनों ने हमारी सोच से भी ज्यादा जल्दी एक्ट किया है। मैंने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह लोग यहाँ तक इस हद तक जाएंगे। अनीता को बचाने के लिए एक गहरी सांस लेते हुए रुद्राक्ष ऑर्डर दिया, आसपास के सारे सर्विलेंस कैमरा चेक करो और हाँ, जो भी रास्ते मुंबई शहर के बाहर जाते हैं, चाहे वह हवा के जरिए, पानी के जरिए या फिर जमीन के जरिए हो, उन सब पर कड़ा पहरा तैनात करो। हम इस शहर से बाहर नहीं निकलने दे सकते। अनीता को यस सर, मैं अभी जाकर करता हूँ। उस ऑफिसर ने हाँ में सर हिलाया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उस ऑफिसर को जाते हुए देखकर अनासिता ने रुद्राक्ष से पूछा, क्या हमारे बीच में कोई गद्दार हो सकता है? रुद्राक्ष में ना में सर हिलाते हुए कहा, यह पॉसिबिलिटी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकती है, मगर स्पेशलाइज्ड फोर्स में नहीं। स्पेशलाइज्ड फोर्स के हर एक मेंबर को तब से ट्रेन किया जा रहा है जब से वह लोग छोटे बच्चे थे, और बचपन से ही वह लोग एक साथ रहे हैं, और उनकी ज्यादातर लोगों की कोई फैमिली नहीं है, इसलिए उन लोगों का एक दूसरे से रिश्ता बहुत ही स्ट्रांग है, और अनाथ होने की वजह से ही फैमिली को लेकर धमकाई जाने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। यह सब सुनने के बाद अनाहिता बोली, अगर ऐसी बात है तो यह सिर्फ यही बताता है कि हमारा दुश्मन कितना स्ट्रांग है। हाँ,
रुद्राक्ष ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, थोड़ी दिनों के लिए मैं रितेश और सारिका को तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए लगाऊंगा। अनाहिता ने उसकी बात से कोई इनकार नहीं किया और मगर थोड़ी देर की शांति के बाद उसने सजेशन दिया, क्या मैं स्पेशलाइज्ड फोर्स की बेस पर जा सकती हूँ? शायद मैं सर्विलेंस कैमरा की फुटेज को रिस्टोर कर पाऊँ। श्योर, मैं तुम्हें अभी लेकर चलता हूँ। नहीं नहीं, अनाहिता ने रुद्राक्ष को रोकते हुए एक्सप्लेन किया, मैं देख सकती हूँ कि तुम कितना बिजी हो, तुम पहले अपना काम खत्म कर लो। अगर तुम्हें अच्छा फील ना हो तो तुम जल्दी से अपना काम खत्म करके आ जाना मुझसे मिलने के लिए। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।